गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? नया दिन मुबारक। मैं हूं महक असलम और मैं हूं आपके साथ फराज अहमद। खुशी का दिन है, पूरी रात खुशी में गुजरी है, पूरी रात जश्न में गुजरी है। हाँ, क्या बात है जी, कमाल हो गया। ऐसी खुशी है जो कि नाकाबिले बयान है। हम आज यहाँ स्टूडियो में खुश हैं तो आप घरों में खुश होंगे, और ये खुशी क्यों ना हो, क्योंकि हमारी टीम पाकिस्तान इतना बेहतरीन खेल रही है जो कि शायद एक्सपेक्ट भी नहीं किया जा रहा था। शाहीनों ने एक के बाद एक हिसाब पूरा करने की ठान ली है। पहले रिवायती हरीफों को ठिकाने लगाया और इस बार जज्बाती हरीफों को भी ठिकाने लगा दिया है। जो थोड़े से ग्रजेस थे पाकिस्तानियों के दिलों में, वो बराबर हो चुके हैं। था ना, थोड़ा सा दुख था, हम इसको दुख कह सकते हैं वो इसलिए क्योंकि ये रीजन दिया गया कि जज्बाती कौम है ना असल में हमारी। देखिए ना, कीवीज ने कहा थी कि सिक्योरिटी इश्यूज है, वो जितने भी सिक्योरिटी इश्यूज थे वो अब सब दूर हो गए होंगे, और वो ऐसे दूर हुए होंगे कि अब दोबारा कभी भी ये नहीं कहा जाएगा, बल्कि मुझे लगता है दोबारा कभी ये कहा ही नहीं जाएगा। वो बेचारे पहले ही माजरत कर चुके हैं, पहले ही माजरत कर चुके हैं, शर्मिंदगी का इजहार भी कर चुके हैं, लेकिन क्या करें ना, हमारे शाहीन हिसाब चुकता करने में बहुत तेज है। पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप में अपना दूसरा मैच भी जीत लिया है। शारजा में न्यूजीलैंड को 5 विकेटों से शिकस्त का सामना रहा, और इसी के साथ पाकिस्तान ने एक कदम सेमीफाइनल में रख लिया। और कल मैं देख रही थी कि बड़ी ट्वीट्स थी और बड़े सोशल मीडिया पे तब से रहते कि भारत को हरा दिया, न्यूजीलैंड को हरा दिया, अब जो मर्जी मैच में होता रहे, अब हम खुश हैं। मैं घर जा रहा हूं। क्या कोऑर्डिनेशन क्या कोऑर्डिनेशन थी, नो डाउट। बॉलर्स, फील्डिंग हमारी, बल्लेबाजी हमारी, पाकिस्तान ने तीनों शोबों में ना आउट क्लास परफॉर्मेंस दी। यस, हारिस रऊफ को यहाँ पर क्रेडिट देना जरूरी है। 3 विकेटें लेने पर उन्हें मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। क्या शानदार उन्होंने कल परफॉर्मेंस दिखाई है। आसिफ और मलिक की अगर बात की जाए तो मिडिल ऑर्डर को मौका मिला, और मिडिल ऑर्डर ने ये साबित करके दिखाया कि हम भी तैयार बैठे हैं। ऐसा ना समझे कि अगर इंडिया के मैच में हमें मौका नहीं मिला तो हम शायद डाउन हो गए। उन्होंने दिखा दिया कि हम उसी एनर्जी के साथ आए हैं और उसी एनर्जी के साथ ये पूरा टूर्नामेंट जीत कर जाएंगे। ट्रेंट बोल्ट के नट बोल्ट उन्होंने ढीले करके रख दिए। 135 रन का हदफ पाकिस्तान ने सिर्फ 19 ओवर्स में पूरा कर लिया। हारिस रऊफ ने तो न्यूजीलैंड की बैटिंग लाइन का भुरकस ही निकाल के रख दिया। सिर्फ 22 रन दिए, 4 कीवीज का उन्होंने शिकार किया और मर्दे मैदान का अवार्ड अपने नाम कर लिया जी। और शाहीन शाफरीदी को हम कैसे भूल जाएं, जिन्होंने जबरदस्त बॉलिंग की। मार्क वसीम और मोहम्मद हफीज ने एक विकेट हासिल की। वजीर आजम ने पाकिस्तानी बॉलिंग की तारीफ की है, जबरदस्त जीत पर टीम को मुबारकबाद दी है। पाकिस्तान की मुसलसल दूसरी कामयाबी पर शायकीन क्रिकेट, और बल्कि मैं तो कहूँगी जिन्हें क्रिकेट से लगाव भी नहीं था ना, वो भी अब खुश हैं। ढोल की थाप पर भंगड़े डाले गए, इस्लामाबाद में हवाई फायरिंग हुई, न्यूजीलैंड को सिक्योरिटी के ताने भी दिए गए। कल हमने देखा कि सोशल मीडिया पे पूरी रात ये तबसरे चलते रहे और कहा कि आज कीवीज को ऐसी सिक्योरिटी दी है कि हमेशा याद रखेंगे, न्यूजीलैंड ने हमारा दिल तोड़ा था। मुआफ़ी मांग ली थी, लेकिन जो नुकसान हमारा हुआ था ना पूरी दुनिया में, उसका अजाला अभी तक भरपाई उसकी हो नहीं पाई। मैच शुरू होने से कुछ ही मिनट, बल्कि मैं कहूँ कि मिनट पहले उन्होंने खेलने से माजरत कर ली थी, लेकिन कल जो खेली है पाकिस्तानी टीम, क्या खेली है। और जब एक दफा टीवी के आगे हम बैठ गए ना, तो फिर बस दुआएं थी, उठने का दिल नहीं था। जो है वो एक आध पॉइंट पे थोड़ा सा मैच फंसता हुआ हमें फील हुआ जी। पाकिस्तान की इनिंग्स के 10वें ओवर के बाद थोड़ा सा एक लम्हा आया था जब दिल थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ था, लेकिन उसके बाद जब आसिफ और मलिक ने ग्रिप अपनी कायम की है, एक के बाद एक जब छक्के लगे हैं, तो फिर तो जी मजा ही आ गया। बाबर आजम आउट हुए थे ना, तो एक सेकंड के लिए दिल ऐसे वो धचका था, वो धचके का पॉइंट था जी। ये हमारे आजम आउट हो गए, क्या होगा। तो जो शायकीन क्रिकेट थे, उन्होंने किस तरह से अपनी खुशी का इजहार किया। यकीनन ये ऐसी खुशी है और ये ऐसा खेल है कि हर किसी का लगाव होता है। तो जरा सुनवा देते हैं आपको। इनको सिक्योरिटी सही तरीके से दी, इमरान खान ने तो इनको सिक्योरिटी थोड़ी दे दी। आज हमने जो है ग्राउंड में इनको सिक्योरिटी ऐसी दी है कि जिंदगी भर ये याद करेंगे। सबसे पहले तो पाकिस्तानी कौम को बहुत बहुत मुबारकबाद मैं देना चाहूँगा कि अल्लाह ताला ने एक के बाद एक जीत दिया। पाकिस्तानी टीम को माशाल्लाह बड़ा अच्छा खेले हैं। आज अच्छी खासी उनको तसल्ली होगी कि सिक्योरिटी काफ़ी अच्छी दी आज हमने। यकीन ही नहीं आ रहा था कि ऐसा होगा। आखिरी मोमेंट में तो हम थोड़े से स्लो हो गए थे, तो दिल उदास हो गया था, टूटने लग गया था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पाकिस्तानी टीम माशाल्लाह नजर न लगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।
भाई ऐसी जीत और ऐसी जीत पे जश्न क्यों ना मनाया जाए, ऐसी जीत पे क्यों ना कहा जाए कि ऐसी सिक्योरिटी दी है कि कभी ये नहीं कहा जाएगा कि सिक्योरिटी रीजंस पे और कोई ईमेल आई थी उस रीजन पे हम वापस चले गए। और बहुत सारे तबसरे तो ये थे कि पाकिस्तान से तो भाग गए लेकिन शारजा के मैदान में इनसे भागा नहीं गया और जीत पाकिस्तानियों का मुकद्दर बन गई। जबरदस्त जीत पर साबिक कप्तान शाहिद खान आफरीदी ने टीम को मुबारकबाद दी और शाबाश दी और ये कहा कि इसी तरह बहादुरी के साथ आपने क्रिकेट खेलते रहना है, पूरी कौम की दुआएं आपके साथ हैं। फवाद चौधरी ने लिखा कि आज साबित हो गया कि कामयाबी जो है वो टीम वर्क से मिलती है। और वाकई फराज हमने ये देखा भी कि जब भारत के खिलाफ मैच था या फिर हम ये देखें कि न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच था, जो यूनिटी थी ना और जो हमने देखा कि बड़ी फहमो फरासत से हमारी टीम खेली है, बड़ी टेक्निकल तरीके से संभल के खेली है, ये टीम वर्क का नतीजा था। और जो सीनियर्स की तरफ से मशवरा दिया जा रहा था सब एक ही बात कर रहे थे कि जनाब दिल से खेलना है और ये दिल के लिए खेलना है। दिल वालों की कौम है तो दिल वालों की कौम जो है वो जब दिल के साथ खेलती है तो उसका रिजल्ट क्या आता है वो हम मुसलसल देख रहे हैं। टीम पाकिस्तान की ये कामयाबियां करोड़ों लोगों को खुशियां देती हैं। अपोजिशन लीडर जनाब शहबाज शरीफ वो भी मैदान में आए, वो कहते हैं कि हमने न्यूजीलैंड को मैदान से बाहर सिक्योरिटी की यकीन दहानी कराई थी लेकिन जनाब मैदान के अंदर आपका मुकाबला शाहीनों से था, सिक्योरिटी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। भाई पाकिस्तान की कामयाबी को प्रोग्राम में आगे चलकर हम सेलिब्रेट बहुत अच्छे तरीके से करने वाले करेंगे। यकीनन आप लोगों ने अपने घरों में भी किया होगा, अपने प्यारों में भी किया होगा, लेकिन हम भी आप ही की फैमिली का हिस्सा है और आप हमारी फैमिली का हिस्सा है। तो अभी कुछ देर बाद हम इस जीत को दोबारा से सेलिब्रेट करेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं, दीगर जो खबरें हैं, टॉप स्टोरीज हैं वो आपके सामने रखेंगे। वजीर आज़म इमरान खान ने आर्मी चीफ से मुशावरत के बाद लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम को DGISI तैनात करने की मंजूरी दे दी है। वजीर आज़म ने DGISI के लिए नामजद उम्मीदवारों के इंटरव्यूज किए और नए DGISI 20 नवंबर को अब अपना चार्ज संभालेंगे। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, काफ़ी दिन से इंतजार किया जा रहा था और बिलाखिर इस चीज़ का ऐलान हो गया। एक और अहम खबर है, वजीर आज़म इमरान खान जब भी दौरा सऊदी अरब पर जाते हैं तो बड़ी अच्छी सी कोई खबर वापस लेकर आते हैं। इस दफ़ा जब वो वापस आए हैं तो एक बड़ी अच्छी खबर उनके साथ ही आ गई है। सऊदी अरब के दौरे के बाद सऊदी अरब ने पाकिस्तान के लिए एक बार फिर बड़ी इमदाद का ऐलान कर दिया है। जनाब $3 अरब स्टेट बैंक में जमा करा दिए गए हैं और सऊदी अरब पाकिस्तान को $1.2 अरब मालियत का तेल भी उधार देगा, जो कि इस वक्त जो पेट्रोल क्राइसिस यहाँ पर कीमतें जो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, शायद इसमें अब कुछ बेहतरी आवाम के लिए हमें नजर आए। और इसके अलावा एक और अहम इशू कराची से रिलेटेड, रोशनियों का शहर कराची, जहाँ कई फैमिलीज काफी दिन से बहुत परेशान हैं। 40+ हैं ये, 44 ये घराने हैं, 44 ये घर हैं, फैमिलीज हैं, 44 फैमिली है ये और 44 फैमिली, 44 घर और 44 खानदान है। नस्ला टावर जो है इसके हवाले से हम रोजाना नई नई डेवलपमेंट सुनते आए हैं। इसको खाली कराने का आज आखिरी रोज है। अदालती फैसले पर अमल दरामद का आगाज भी हो गया है और टावर की बिजली, गैस और पानी के कनेक्शन जो है वो मुनक़ता कर दिए गए हैं। इमारत को जदीद टेक्नोलॉजी से गिराने की महारत रखने वाली कंपनीज की खिदमात हासिल करने का भी फैसला किया गया है। सर्विस रोड पर गैर कानूनी टावर तामीर करने वाला जो बिल्डर मंजर आम से वो अब गायब हो चुका है और अदालत ने बिल्डर को 3 माह में अलॉटीज को रकम वापस करने का हुक्म दिया। लेकिन मुझे लगता है फराज, मतलब मेरी एक नाकिस राय ये है कि अगर बिल्डर एक दफ़ा भाग गया ना तो वो वापस मैदान में हमें नजर नहीं आएगा। होता ऐसा ही है, रकम मिलती नहीं है। जो अलॉटीज है उनका सबसे बड़ा मुतालबा ये है कि हमारी अगर रकम हमें मिल जाए तो हम इजीली अपने आपको चाबी देकर यहाँ से चले जाते हैं। और जो गिराने की बात है महक, वो काफ़ी सीरियस इशू हुआ है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सेल्फ जो है कंट्रोल्ड डेटोनेशन के जरिए, यानी कि धमाका खेज मवाद के जरिए इस बिल्डिंग को गिराने के अहकाम दिए गए थे। और पूछा गया था जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे, तो उन्होंने बताया कि अगर इस तरह से हम इस बिल्डिंग को गिराते हैं तो इतराफ की इमारतें भी डैमेज हो सकती हैं, जमीन के अंदर जो पानी की लाइनें हैं वो डैमेज हो सकती हैं, प्लस जो नर्सरी का फ्लाईओवर है वो भी डैमेज हो सकता है। लिहाजा फिलहाल इस तरह का कोई भी हम डिसीजन नहीं ले सकते। हथौड़ी और छेनी होती है, मजदूर हैं, उसके जरिए इसको गिराया जाएगा, लेकिन बहुत एक लंबा अरसा इसके अंदर दरकार होगा। और थोड़ा सा दिल गिरफ्ता भी है क्योंकि बज़ाहिर जो 44 खानदान है वो यकीनन हमारे बहन भाई हैं। सो लेट्स सी कि आज जो है ये जिंदगी भर की जमा पूंजियां हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली, क्योंकि जब हम घर की बात करते हैं तो ख्वाबों का घर होता है और
जो हम वही कहेंगे कि बस अल्लाह पाक इनके हक़ में बेहतर करे। आगे बढ़ते हैं और ज़रा वापस से हम अपने खेल के मैदान का रुख करते हैं और अपने शाहीनों की बात करते हैं, जिन्होंने जानदार तरीके से, शानदार तरीके से, और जितनी इन्हें शाबाश दी जाए कम है, बेहतरीन वो खेले हैं। मैदान से जो भागे थे ना, उनको मैदान में ही करारा जवाब दे दिया। बस हुआ ये था कि पाकिस्तान से वो भागे थे, लेकिन अब हमने देखा ये कि शारजा के इस मैदान में बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया। शाहीनों ने भारतीय सुरमाओं के बाद कीवीज़ को भी दबोच लिया। अच्छा, 2019 के जो वर्ल्ड कप था उसके अंदर एक आदमी था जिसका शायद क्रिकेट खेलने से कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन उसने आसिफ अली के कैच ड्रॉप करने पर ऐसा मुंह बनाया था जो पूरी दुनिया में फेस ऑफ डिसअपॉइंटमेंट बन गया था एक तरह से। और आज तक ऐसा ही चल रहा था, जहां पर डिसअपॉइंटमेंट की, मायूसी की बात आती थी वो चेहरा हमें याद आ जाता था। लेकिन अब सूरत हाल जो है वो बदल चुकी है, क्योंकि वही चेहरा बदल कर सामने आया, एक नए अंदाज में सामने आया। और मैंने कल एक मीम भी पढ़ी थी कि सारिम साहब की दोनों तस्वीरें लगी, चल रहा था कि आप बस उदास ना हुआ करें, हम छक्के चौके लगाते रहेंगे, आप इसी तरह से हंसते मुस्कुराते रहा करें। तो वो कहते हैं ना कि हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, और साथ ही साथ हमने ये देखा कि तारीख भी बदल गई है। तो सारिम हमें ज्वाइन कर चुके हैं, सारिम अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सारिम, गुड मॉर्निंग, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। कल हमने देखा ज़बरदस्त मैच था, और इसके साथ साथ जो चीज़ें हम देख रहे थे उसमें हमने देखा कि आप सबसे ज़्यादा सर-ए-फ़हरिस्त थे, क्योंकि जैसे मेरे को एंकर ने जिक्र भी किया वो आसिफ अली बात का। तो प्लीज़ मुझे बताएगा, NFT प्रोजेक्ट से मुताल्लिक बताएगा कि आप कितने एक्साइटेड हैं। बिल्कुल, बहुत एक्साइटिंग टाइम है। कल ही हमने सॉफ्ट लॉन्च किया है। मैं ऑल्टर के साथ कोलैबोरेट कर रहा हूँ, एक बहुत बड़ी कंपनी है NFT वर्ल्ड के अंदर, पाकिस्तानी बेस्ड और UK बेस्ड। इनके पास बड़े अच्छे आर्टिस्ट और मैनेजमेंट है, जब भी मैंने उनको हायर किया है और कोलैबोरेट कर रहा हूँ उनके साथ। बहुत लोगों ने इंटरेस्ट शो किया है, क्योंकि बड़ा यूनिक NFT के अंदर, वर्ल्ड के अंदर दिखाया है उन्होंने कि जैसे मेरे फेमस मीम पिक्चर जो थी उसी की उन्होंने आइट्रेशन थोड़ी सी उसके साथ प्रोजेक्ट बना रहे हैं। तो डिटेल्स हम शेयर करेंगे आहिस्ता आहिस्ता। अभी तो इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है, तो लोग आ रहे हैं, हमारी कम्युनिटी ज्वाइन कर रहे हैं, और बड़ा पिछले 20 घंटे में मेरे ख्याल में 600-700 लोग ज्वाइन कर चुके हैं ऑलरेडी। तो बड़ा ज़बरदस्त इंटरेस्ट है, और थैंक यू फॉर ऑल द फैंस जो इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। और जो नए आने वाले हैं, हमारी डिस्कॉर्ड और ट्विटर कम्युनिटी को ज्वाइन करें, तो उनके लिए शायद कोई सरप्राइजिंग गिफ्ट भी हो। जी, अच्छा सारिम भाई, मैच की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान इंडिया के मैच की बात हो जाए और उसके बाद कल के मैच की बात हो जाए। कीवीज़ को जिस तरह से मारा, जज्बात बदल दिए, वक्त बदल दिया, फीलिंग्स बदल दी। क्या फीलिंग्स थी, किस तरह के आपके तासुरात थे जब पाकिस्तान ने मैच जीता? क्योंकि लोग मैच के बाद शायद आपका चेहरा भी देखना चाह रहे थे कि आज क्या फीलिंग्स है, आज क्या रिएक्शंस हैं। बिल्कुल, इंडिया का मैच तो बहुत ज़बरदस्त था, बड़ी फीलिंग्स थी। आहिस्ता आहिस्ता मैच जिस तरह हमारी तरफ जाता रहा, और हमने क्या नियर परफेक्ट दोनों इनिंग्स खेली हैं, तो बहुत मज़ा आया मैच देखते हुए, फील्डिंग में, बॉलिंग में, और आखिर में बैटिंग में। ज़ाहिर है बहुत बहुत खुशी हुई देख के कि पूरी टीम बड़ी जान मार रही थी। कोई मेरे ख्याल में हार्डली हमने कोई ऐसी मेजर मिस्टेक की होगी जिसमें हमें मैच में नुकसान हुआ हो। जी। तो बहुत मज़ा आया, बिल्कुल बहुत, और ओवर द मून। अगले दिन तक सारा यूफोरिया और एड्रेनलिन चलता रहा था। बिल्कुल ऐसा लग नहीं रहा था कि किसी तरह रेस्ट है। रात को भी बहुत एक्साइटेड था, तो नींद भी नहीं आई। लेकिन बहुत सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब तो दोनों मैच हो गए हैं, तो बहुत हमने जीता है, बहुत मेहनत की है, बस इसी तरह लगे रहे और पूरी आगे तक जाइए टूर्नामेंट में। ठीक, अच्छा, पहले भारत और फिर न्यूजीलैंड को जो शिकस्त दी गई वो तो सबके सामने है। मुसलसल कामयाबियां पाकिस्तानी टीम समेट रही है। इस बार आपको क्या लग रहा है, कौमी टीम ट्रॉफी जो है वतन लेकर आएगी? ट्रॉफी को देख के लग रहा है ये पाकिस्तान की है? क्या आपकी फीलिंग्स क्या कहती हैं आप, और क्या कमेंट्स होंगे इस पर? जी बिल्कुल, व्हाई नॉट, क्यों नहीं। बिल्कुल हम लोगों को अपनी टीम सपोर्ट करनी चाहिए, और अगर टीम हमारी अच्छी कर रही है तो बिल्कुल सपोर्ट करें। और इनको अगर इक्वल 1-2 मैच अगर ऊपर नीचे हो भी जाते हैं, और तो हम लोग बिल्कुल इसको कंटिन्यू करेंगे, सपोर्ट करेंगे, और आगे तक मेरे ख्याल में तो जाएगी, बिल्कुल सेमीफाइनल तक जाएगी इंशाल्लाह, और फाइनल भी जीत के आएगी। पूरे इसमें जरासीम है इस टीम के अंदर, और जिस तरह का जोश और जज्बा और डिसिप्लिन, बिल्कुल ये एंटी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के तौर पे एक डिसिप्लिन का जो इन्होंने दिखाया है अपने पूरी मैनरिज्म में, और पूरा जिस तरह गेम खेल रहे हैं, वो बहुत सरप्राइजिंग है। कैसा टर्न अराउंड हुआ है, अगर आपका मेरे पता नहीं माइंडसेट है, बैकग्राउंड में स्टाफ चेंज जो हुआ है, या मैनेजमेंट ने क्या कॉन्फिडेंस इनको दिया है, किससे इन्होंने बात की है, बड़ा ज़बरदस्त टर्न अराउंड है। बहुत मज़ा आ रहा है देख के, जो टीम में कॉन्फिडेंस है,
सेल्फ अवेयरनेस है, मैच की अवेयरनेस है, और सारे डिसिप्लिन में बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं। बहुत मज़ा आ रहा है। इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। बिल्कुल जी, जितनी मर्जी चेंजेस कर लें, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट जो है वो मैटर करता है। अच्छा सारिम भाई, ये बता दीजिएगा कि जितने भी अभी मैचेस हो रहे हैं बड़े इंपॉर्टेंट है, आगे हम अब अफगानिस्तान से टकराने जा रहे हैं। अगर फाइनल में पाकिस्तान एक दफ़ा फिर इंडिया के आमने सामने आ जाता है तो क्या लगता है, जो हमारी फॉर्म है, जिस तरह से हम फतूहात हासिल कर रहे हैं, इसको देखते हुए क्या लगता है कि पाकिस्तान फिर से भारत को हरा देगा? आपका पहले वाला 2019 वाला फेस देखने को मिलेगा या फिर 2021 वाला फेस देखने को मिलेगा? बिल्कुल, मैच हमारा फाइनल में भारत से भी हो सकता है अगर फाइनल तक पहुंचे। और जिस तरह मैं इस मैच में प्रेडिक्ट कर रहा था, देखिए वो आखिर में लोगों की और नॉर्मल लोगों की टीम है ना जी बिल्कुल, बहुत अच्छे हमारे से सुपीरियर प्लेयर्स हैं इंडिविजुअल बेसिस पे, लेकिन ये टीम गेम है, राइट? अगर हम अपने सारे डिसिप्लिन्स, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, मैच अवेयरनेस, इन सारी चीज़ों को फुल फ्लैज अपना 100% दें और कहीं पे उनको चूकने की मौका ना दें, तो बिल्कुल हम मैच को आखिर तक ले जाएंगे। और उसमें फिर जब कहीं भी फ्लिप हो सकता है मैच और हम लोग निकाल सकते हैं फाइनल इंडिया के अगेंस्ट दोबारा। क्यों नहीं, हम दोबारा हरा सकते हैं उनको। इंशाल्लाह सब दुआ करें, इंशाल्लाह हम जीतेंगे। ठीक, सारिम बेहद शुक्रिया, आप मौजूद थे हमारे साथ, गुफ्तगू कर रहे थे। और जैसे हम दुआ कर रहे हैं ना कि अब हमें बस आपका ये हंसता मुस्कुराता चेहरा देखने को मिले, बस आपने टेंशन नहीं लेनी, मुस्कुराते रहना, मुस्कुराते रहे, हमारी टीम चौके छक्के लगाती रहेगी। तो जनाब, क्रिकेट की बात हो रही है, खुशियों की बात हो रही है और बात हो रही है सेलिब्रेशन की, तो ऐसे में अब हमें ज्वाइन कर चुकी हैं टिकटॉकर क्वीन हैं जो कि जापान में बैठकर हमारी टीम को सपोर्ट कर रही हैं। अदाकारा जन्नत मिर्ज़ा ने हमें ज्वाइन कर लिया। अस्सलाम वालेकुम जन्नत, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताएं कि यकीनन मैच तो देखा होगा आपने, क्या आपने क्या सोचा था जब मैच शुरू हुआ था कि क्या होने जा रहा है? क्या पाकिस्तानी टीम वैसा ही परफॉर्म करेगी जैसा हमने देखा कि भारत के खिलाफ, या कुछ और सोच लिया था कि अच्छा होता ऐसा है कि कभी पाकिस्तानी टीम एक मैच जीत जाती है और एक हार जाती है? एक्साइटमेंट का लेवल क्या था? अच्छा, क्योंकि पहले कुछ इतना अच्छा हम लोग नहीं खेल रहे थे इससे पहले, तो मुझे इतनी एक्साइटमेंट नहीं थी, बल्कि मैंने तो कहा था मैंने देखना ही नहीं है, मैं देखूंगी नहीं। बट जब वो शाहीन आए हैं, उन्होंने आउट पे आउट किया है, देन मुझे था कि हाँ मुझे बस मैच देखना है। हमने प्लान किया हुआ था कि हम सारे बैठ के मिलके देखेंगे, बट फिर एकदम हुआ कि नहीं, पता नहीं हार जाएंगे, फिर हम लोग इतना अपसेट हो जाते हैं, तो हमने कहा हम नहीं देखेंगे। बट जब उसने आउट करना शुरू किया, देन हमने कहा कि भाई लगाओ जहाँ मर्जी से। हमने फिर ऑनलाइन ढूंढा और देखा, और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग शुरू में ही बिल्कुल रिलैक्स हो गए थे कि हम ये जीत जाएंगे। अल्लाह का शुक्र है, और जीत गए अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जन्नत, ये बताइए कि आपकी एक जो कम्युनिटी है, टिकटॉकर कम्युनिटी है आपकी, फिर जीतने के बाद कोई मीम्स, कोई टिकटॉक्स, कोई ऐसी चीज़ें आपने बनाई, क्या कंटेंट था जिसको आपने जनरेट किया मैच से रिलेटेड? क्योंकि बैक टू बैक 2 मैचेस हम जीत चुके हैं। असल में इस वक्त पाकिस्तान में तो टिकटॉक बैन है, यहाँ जापान में नहीं है, बट पाकिस्तान में बैन है, तो मुझे नहीं लगता वहाँ पे किसी ने कुछ किया होगा। और मैंने इंस्टाग्राम पे पिक्चर लगाई थी एक कैप्शन के साथ कि इंडिया वालों अब टीवी मत तोड़ना, बस ये मैंने कहा था। और उस पे काफी इंडियंस जो हैं, लेकिन सुनी नहीं इंडिया वालों ने, धड़ाधड़ तोड़े उन्होंने टीवी अपने। बिल्कुल तोड़े, मैंने वीडियो भी देखी है, और इसीलिए मैंने वो कैप्शन में लिख दिया था कि नुकसान मत करना, पैसों की चीज़ आती है, ज़ाया मत करो एक मैच में। अच्छा जन्नत, क्रिकेट से आपको कितना लगाव है? मतलब कुछ ऐसी ख़वातीन होती हैं जिन्हें क्रिकेट देखना इतना पसंद नहीं होता है, और कुछ होती हैं जो कि क्रिकेट की फ़ैन्स होती हैं, तो मुझे ये बताएं कि क्रिकेट से एक तो आपका लगाव, और दूसरा आने वाले दिनों में आपकी राय क्या है कि हमारी जो टीम है ट्रॉफ़ी घर लेकर आएगी, पाकिस्तान लेकर आएगी? असल में मैंने आपको बताया जैसे कि पहले मुझे इतना था कि नहीं जीत सकते, इतना पहले मैचेस भी अच्छे नहीं हुए, तो हो सकता है ये भी अच्छे ना हो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अब जैसे खेल रहे हैं, हमारी टीम बहुत अच्छी, बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ट्रॉफ़ी हम लोग ही अपने घर, अपने वतन लेकर आएंगे इंशाल्लाह। और अभी जैसे कि हमने न्यूजीलैंड को रात को हराया, रात का मैच बहुत नर्व रैकिंग था, बहुत ज़्यादा। जी बिल्कुल ठीक। एक जगह तो हमें था, मतलब हमने उम्मीद हमारी ख़त्म हो गई थी कि नहीं, एक पॉइंट आया था बीच में ऐसा।
बिल्कुल आया था। और मैं अपनी मामा के साथ देख रही थी और हमने टीवी बंद कर दिया था कि हमने नहीं देखना, हम नहीं हारते हुए देख सकते, क्योंकि इतनी वो इंडिया की मैच से इतनी उम्मीद थी हमें कि ये भी जीत जाएंगे। वो जब एक ऐसा पॉइंट आया तो हमने टीवी बंद कर दिया। बट देन उसके बाद क्योंकि आजकल तो इंस्टाग्राम पे, इंटरनेट पे हर चीज़ आ जाती है, वो वहाँ जब मैंने देखा आसिफ अली आए हैं, उन्होंने एकदम से मैच को वापस अपनी लेवल पे ले आए थे। फिर दोबारा तो आपका यानी कि टीवी ऑन हो गया। अच्छा जन्नत, ये बताएं, पाकिस्तान में तो हम देखते हैं कि बड़ा खुलकर सेलिब्रेट किया जाता है ऐसे इवेंट्स को। पाकिस्तान जीतता है तो फिर आतिशबाजी की जाती है, मिठाइयाँ बांटी जाती हैं, भंगड़े डाले जा रहे होते हैं। जापान में किस तरह से सेलिब्रेशन होती है, क्योंकि वहाँ भी पाकिस्तानी कम्युनिटी रहती है, काफ़ी बड़ी तादाद में पाकिस्तानी वहाँ पर रहते हैं, तो वहाँ के जो रिहायशी हैं किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे थे इन दोनों मैचेस की जीत को? बिल्कुल, पाकिस्तानी भी यहाँ बहुत हैं और इंडियंस भी बहुत हैं यहाँ पे। और हम लोगों ने प्लान तो ये किया था, क्योंकि हम लोग पाकिस्तान से 4 घंटे आगे हैं, तो वो ऐसा होता है कि यहाँ पे तो सब सो जाते हैं, रात के 3-4 बज जाते हैं मैच खत्म होते हो, यानी सुबह के 3-4 हो जाते हैं। तो हमारा प्लान ये था कि अगर टाइमिंग पहले की होती ना, तो हम फिर वहाँ नगोया एक सिटी है, वहाँ पे जाकर जहाँ सारा मार्केट है, वहाँ इंडियंस भी बहुत रहते हैं, वहाँ जाके हम लोग सेलिब्रेट करते। बट क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा था तो हम नहीं जा सके। सही है। अच्छा जन्नत, पाकिस्तानी टीम में फेवरेट प्लेयर आपका कौन सा है? पहले तो वसीम अकरम थे, इमरान खान थे, लेकिन अभी क्योंकि अभी जो मैचेस हो रहे हैं उसमें बाबर आजम मुझे बहुत पसंद हैं, बहुत हमारे अच्छे प्लेयर हैं। और मुझे लगता है कि वो जो कैप्टन बने हैं वो सही बने हैं, वो अपना मकसद कैप्टन बनने का पूरा कर रहे हैं, क्योंकि बाकी सारी टीम बहुत अच्छा खेल रही है और बहुत अरसे बाद इतना ज़बरदस्त मैच हम लोग खेल रहे हैं। सही है। अच्छा लास्ट में मैं ये चाहूँगी कि आप कोई पाकिस्तानी टीम को कोई अगर मैसेज देना चाहें। जी, मैंने कहा लास्ट में मैं चाहूँगी आप पाकिस्तानी टीम को अगर कोई मैसेज देना चाहें जापान में जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है उनकी तरफ से। मैं यही कहूँगी कि हम लोग बहुत खुश हैं, हमें ऐसे खुश करते रहें। हम बहुत होपफुल हैं इस दफ़ा कि हम ट्रॉफी लेकर आएंगे, तो हमारी उम्मीद को मत तोड़िएगा, इसको पूरा कीजिएगा। इंशाल्लाह हम ज़रूर जीतेंगे। इंशाल्लाह हम ज़रूर जीतेंगे। थैंक यू सो मच जन्नत। और ये पाकिस्तान की तरह जापान में भी खुशियाँ मनाई जा रही हैं, वहाँ पर भी जो कम्युनिटी पाकिस्तानी रहती है वो भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। हर जगह, बल्कि हम देखें तो इंग्लैंड हो जाए, अमेरिका हो जाए, कोई भी, मेरा नहीं ख्याल दुनिया का कोई भी मुल्क है जहाँ पाकिस्तानी नहीं रहते और जहाँ जहाँ बसते हैं ना वो अपनी जीत का जश्न भरपूर तरीके से मनाते हैं। तो कल जो शिकस्त हुई न्यूजीलैंड को, बार बार एक ही बात में तो जहन में आ रही है कि सिक्योरिटी टाइट हो गई। पाकिस्तान न्यूजीलैंड मैच पर मजीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया स्पोर्ट्स एनालिस्ट मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब ने। मिर्ज़ा भाई बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। क्या खेले हैं उन्होंने, ऐसा खेल पेश किया कि बता दिए कि भाई सिक्योरिटी कोई रीज़न नहीं था, आप डर के शायद भाग गए, यानी उन्होंने हालात भी बदल दिए, जज्बात भी बदल दिए। और आपको लग रहा है ऐसा कि अगर वो भागते ना पाकिस्तान से खेल लेते हमारे मैदानों में तो शायद ये होता ना उनके साथ। सुबह बखैर महक और फराज आपको। और आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि पाकिस्तान ने बड़ा करारा जवाब दिया है न्यूजीलैंड को। और न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन पहले ही कह चुके थे कि न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम जो है वो पाकिस्तान नहीं आई, उनकी हुकूमत ने उन्हें मना किया। वो तो बड़े थॉरो जेंटलमैन है जो केन विलियमसन, और कल उनका रन आउट होना जो था वो टर्निंग पॉइंट था इस मैच का, क्योंकि अगर वो रन आउट नहीं होते और 10-15 रन और की भी टीम स्कोर कर लेती तो पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो सकती थी। लेकिन हैट्स ऑफ टू पाकिस्तानी क्रिकेटर्स, कल बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान के हक में गई। जो लोग ब्लड प्रेशर के मरीज थे, भारत के मैच में तो उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहा, लेकिन कल एट द एंड ऑफ द इनिंग्स जो है वो ब्लड प्रेशर कम और ज्यादा हुआ, ऊपर नीचे, बड़ी मुश्किल सूरत हाल थी। अगर आसिफ अली फैसलाबाद के अगर वो ना आते और जिस तरह से उन्होंने 3 छक्के लगाए और जिस तरह से टिम साउदी के ओवर में उन्होंने 2 छक्के लगाए तो पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो सकती थी। लेकिन शोएब मलिक तजुर्बाकार जिन्हें हम छोड़कर जा रहे थे, उन्होंने अपने तजुर्बे से साबित किया कि आसाब की जंग में जो आदमी अपने आसाब पर मुकम्मल तौर से काबू पाता है वही फातेह की हैसियत से मैदान से निकलता है। तो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस ने कीवी टीम को, न्यूजीलैंड क्रिकेट काउंसिल को ये पैगाम दिया कि आप कुछ भी कर लें, क्रिकेट के मैदान में हम जो परफॉर्मेंस देते हैं आपको उसे तस्लीम करना होगा और आपको आइंदा
अपने जो भी आप इकदाम करें उन पर दोबारा गौर करें, सोच समझ के स्टेप लेना होगा। इकबाल भाई ये बताइएगा कि ऐसी पोजीशन जब हारिस पर भी तनकीद की जा रही थी और शोएब मलिक पर बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही थी उनकी सीनियरिटी या फिर उनकी एज को लेकर, ऐसी पोजीशन में जब तनकीद की जद में हो आप, उसके बावजूद ऐसे प्लेटफॉर्म पर वर्ल्ड कप के अंदर परफॉर्म करना, उस सारे प्रेशर को कंट्रोल में लाकर परफॉर्म करना और ऐसी विनिंग किस्म की जो है कारकर्दगी दिखाना कितना मुश्किल हो जाता है कि प्लेयर के लिए इंडिविजुअली? देखिए, शोएब मलिक यकम फरवरी 1980 को पैदा हुए, वो तकरीबन 41 बरस के हो चुके हैं शोएब मलिक। और फिर उसके अलावा अगर आप देखें कि उनकी जो फिटनेस देखें, उनका जो तजुर्बा देखें, कल वो कैसे उन्होंने मैच को फिनिश किया, वो खड़े रहे और उन्होंने ये प्रूव किया। आप देखें, हम तो उनको छोड़कर जा रहे थे फराज, सोहेब मकसूद को तो किस्मत की देवी मेहरबान हो गई, एक देवी मैदान में मौजूद थी ना, वो सानिया मिर्जा की सूरत में, और एक देवी यहाँ मेहरबान हुई उन पर कि जिसकी वजह से शोएब मलिक चले गए। और जब शोएब मलिक गए उन्होंने परफॉर्म किया। और हारिस रऊफ आप देखें कि किस तरीके से उस पिंडी वाल है, पिंडी से उसने सफर शुरू किया, उसको लाहौर कलंदर्स ने पिक किया, सेल्समैन का काम करता था, टेप टेनिस बॉल से खेलता था, और फिर उसके बाद किस तरीके से वो ट्रायल्स देने शेखुपुरा गया, आकिब जावेद और लाहौर कलंदर्स के आतिफ राना, बड़ा रोल है जी। अच्छा मिर्जा भाई, जैसे हम शोएब मलिक की बात कर रहे हैं, स्टोरी है, ऐसे ही आसिफ अली की सिलेक्शन पर भी हमने देखा कि एतराजात उठे थे, तनकीद हुई, लेकिन वो मैदान में आए और फिर ऐसे आए कि हर किसी को बता दिया, हर किसी का दिल फतह किया, पाकिस्तानियों के दिलों में अब वो बस रहे हैं। शानदार इनिंग खेलकर टीम को जीत उन्होंने दिलवाई। इस इनिंग से आपकी नज़र में पाकिस्तान की बैटिंग लाइन कितनी मजबूत हुई है? देखिए, आसिफ अली पर तनकीद इसलिए हो रही थी कि उनकी कारकर्दगी में तसलसल नहीं था, कभी तो वो परफॉर्म करते थे, कभी नहीं करते थे, तो इसलिए तनकीद हो रही थी। अब कल उन्होंने प्रूव किया है, अभी उन्हें अपनी फील्डिंग को इम्प्रूव करना होगा, लेकिन उनकी मौजूदगी, वो जो पावर हिटर का कॉन्सेप्ट है T20 क्रिकेट में, तो उनकी मौजूदगी पावर हिटर के उस कॉन्सेप्ट को पाकिस्तान के लिए फुलफिल करती है। और मैं समझता हूँ कि मिडिल ऑर्डर का कल इम्तिहान हुआ है। भारत के खिलाफ मैच में तो दोनों ओपनर ने रन स्कोर कर लिए, लेकिन कल आपका मिडिल ऑर्डर जो था वो क्रम्बल हो रहा था। आप देखें, फखर जमान आउट हुए, हफीज का इंतहाई शानदार कैच लिया, आई थिंक दैट इज सो फार द कैच ऑफ द टूर्नामेंट, जो डॉन कॉनवे ने लिया, डेवन कॉनवे ने कमाल का कैच लिया। फिर उसके बाद आप फखर जमान जल्दी आउट हो गए, स्ट्रगल कर रहे थे, तो मेरे ख्याल में मिडिल ऑर्डर का कल टेस्ट कर लिया गया। अब असल इम्तिहान हमारा अफगानिस्तान के खिलाफ है जुमे के दिन। अफगानी टीम बहुत इंपॉर्टेंट मैच है इस फॉर्मेट में और बहुत अहम मैच है। हम इंशाल्लाह अफगानिस्तान से जीते हैं तो हम सेमीफाइनल के लिए कंफर्म हो जाएंगे और फिर पाकिस्तान के चांसेस वर्ल्ड T20 12 साल बाद वापस लाने के दोबारा रोशन हो जाएंगे। मुझे 21 जून 2009 का वो दिन याद है जब पाकिस्तान ने यूनुस खान की कप्तानी में जीता T20 वर्ल्ड कप, श्रीलंका को लॉर्ड्स में हराया। शाहिद आफरीदी मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द टूर्नामेंट, क्या वो परफॉर्मेंस थी। 12 साल बाद लगता है यही कि इंशाल्लाह तारीख दोबारा दोहराई जाएगी, इस मरतबा लंदन में नहीं, इस मरतबा दुबई में। अच्छा इकबाल भाई ये बताइएगा कि पाकिस्तान की अभी की परफॉर्मेंस और अगर सामने देखा जाए अफगानिस्तान, अब तो उसका बहुत एक बड़ा रन रेट है, अफगानिस्तान की टीम जो है हिटिंग कर रही है। इंडिया न्यूजीलैंड भी काफ़ी हद तक घबरा रहे होंगे, आपको लगता है? बिल्कुल, अफगानी जो है ना, उनकी क्रिकेट का असल जो है ना फॉर्मेट यही है T20 क्रिकेट, क्योंकि उनके यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उनके यहाँ फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं होती। पाकिस्तान में जो पेशावर में अफगान मुहाजिरीन के कैंप्स थे उनमें रहते थे। ये राशिद खान जो उनके लेग स्पिनर है, ये पेशावर में रहते थे। इस्लामिया कॉलेज पेशावर से उन्होंने इंटर किया और वो इंजीनियर बनना चाहते थे, क्रिकेटर बन गए। तो उनके बेशतर खिलाड़ी, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं। पाकिस्तान में क्रिकेट खेले इसी फॉर्मेट T20 क्रिकेट, तो उनके लिए ये एक आइडियल सिचुएशन है क्योंकि उनके पास हार्ड हिटर भी है, हजरतुल्लाह ज़ज़ई जैसा उनके पास ओपनर है, मोहम्मद नबी उनका कप्तान है, उनकी बैटिंग भी तगड़ी है और बॉलिंग उनकी ये सारे तकरीबन पावर हिटर हैं। बिल्कुल, वो बड़ी मतलब एक डेंजरस टीम है अफगानिस्तान, आप उसको रूल आउट नहीं कर सकते। मैं तो समझता हूँ कि वो टीम इस ग्रुप से सेमीफाइनल के लिए भी क्वालिफाई कर सकती है अगर वो अच्छा खेले। और अब पाकिस्तान के लिए यकीनन एक बड़ा टफ मैच होगा अफगानिस्तान के खिलाफ। तो टफ मैच के लिए तैयारी भी अब मजीद टफ करनी होगी। बेहद शुक्रिया मिर्जा भाई वक्त देने के लिए, गुफ्तगू करिए। तो अब जुम्मे का इंतजार है और देखते हैं कि जुम्मे को क्या रंग जमाती है पाकिस्तानी टीम। 2 का तो शिकार कर लिया है, लेट्स सी के तीसरे के साथ क्या हाल होता है। अभी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाजरीन। कुछ मजीद स्टोरीज हैं लेकिन उससे पहले अहम खबर। कराची सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने तजावुजात केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी किया है और इस हुक्मनामे में अदालत ने नाला मुतासरीन की बहाली से मुताल्लिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की एक रिपोर्ट थी उसे मुस्तरद किया है। अदालत की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए हैं कि अदालत बार बार ये बात वाज़ेह कर चुकी है बहरिया टाउन फंड्स का फैसला जो है उसकी अमल दरामद जो है वो बेंच ही करेगा। वज़ीर आला सिंध की जानिब से मुतासरीन को 2 साल में बहाली की यकीन दहानी भी करार दी गई है। वज़ीर आला सिंध की जानिब से एक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में जमा कराई गई थी नाला मुतासरीन की बहाली से रिलेटेड, लेकिन अदालत की जानिब से उसे मुस्तरद कर दिया गया है। बिल्कुल। एक और अहम खबर है, नस्ला टावर गिराने के लिए अखबार में इश्तिहार शाया कर दिया गया है। इमारत गिराने की माहिर कंपनी से पेशकश तलब की गई है। एक अहम डेवलपमेंट सामने आई है नस्ला टावर गिराने से मुताल्लिक। अब अखबार में इश्तिहार भी शाया किया गया है और इश्तिहार कंपनीज कराची की जानिब से शाया किया गया है। इमारत गिराने के माहिर इदारे को तरजीह दी जाएगी। इश्तिहार में ये लिखा गया है, जदीद तरीके से इमारत मुनहदिम करने वाले इदारे 3 दिन में पेशकश अपनी जमा करवाएं। नस्ला टावर की इमारत का रकबा 1121 मुरब्बा गज है। पेशकश ज़ाती तौर पर या ईमेल के जरिए भी भेजी जा सकती है। तमाम पेशकशों का जायजा तकनीकी क़वाइद ज़वाबित के मुताबिक किया जाएगा। बिल्कुल। आज की जो है डेडलाइन थी 27 अक्टूबर की डेडलाइन थी और आज के लिए सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ऑर्डर्स दिए गए थे कि बिल्डिंग को मुकम्मल तौर पर खाली कर दिया जाए। और कल ही महक हमने देखा था कि पानी के, बिजली के और गैस के कनेक्शंस जो हैं वो इस बिल्डिंग के मुनक़ता कर दिए गए थे और कमिश्नर कराची को अहकाम जारी किए गए थे कि जल्द से जल्द इस बिल्डिंग को खाली कराया जाए। और उसके बाद अब अखबार में इश्तिहारात दे दिए गए हैं कि इस बिल्डिंग को गिराने की जो माहिर कंपनीज हैं वो जल्द से जल्द राब्ता करें। और अब बात करते हैं बिजनेस वुमेन्स की। हमने देखा है कि बहुत सारी ख़वातीन ये चाहती हैं कि हम कारोबार करें, कारोबार में जो है हिस्सा बने और घर का जो है वो चूल्हा जलाएं और अपने जो बाकी घर वाले उनका हाथ भी बटाएं। ख़वातीन के कारोबार करने के रुझान में इजाफा हुआ है, लेकिन एक बड़ा मसला ये भी है कि किसी भी कारोबार को मुनाफा बख्श कैसे बनाया जाए, ये सबके जहनों में सवाल आता है। इसकी बेहतर अंदाज में ग्रोथ यकीनन एक बड़ा चैलेंज भी है। आज हम आपको बताएंगी कि ख़वातीन अपने कारोबार को कामयाब कैसे बना सकती हैं, ख़ास तौर पर घरेलू ख़वातीन जो कि छोटे मोटे तरीके आजमा लेती हैं और फिर कहती हैं कि अच्छा शायद कोई हमारा एक बड़ा सा बॉन्ड लग जाए और फौरन से पैसा डीसीज डाल दी जाती हैं, प्राइस बॉन्ड खरीद लिए जाते हैं, फिर इंतजार किया जाता है कि कब किस्मत की देवी उन पर मेहरबान हो, लेकिन जाहिर है वो सब पर मेहरबान नहीं हो सकती इस तरीके से। कुछ लोगों पर हो भी जाती है, लेकिन कुछ ख़वातीन ये भी चाहती हैं कि हम छोटे पैमाने से काम शुरू करें। जैसे कि हम देखते हैं कि आजकल ख़वातीन ये चाहती हैं कि हम बुटीक से काम शुरू कर लें, घर में कपड़े बनाएं और फिर उसको हम सोशल मीडिया पर उसके पिक्चर्स अपलोड कर दें और फिर ऑर्डर्स आएँ तो उस तरह से हम काम करें। लेकिन काफ़ी ख़वातीन को उसमें लॉस भी होता है। तो आज का हमारा जो ये सेगमेंट है ये वो तमाम ख़वातीन देखें जो कि इंटरेस्ट रखती हैं कारोबार करने में और कामयाब कारोबार करने में, क्योंकि कामयाब कारोबार जब आप करते हैं ना थोड़ा बहुत आपका लॉस हो भी जाए ना तो इतना दुख नहीं होता, थोड़ा सा एक रिस्क फैक्टर होता है। लेकिन कारोबार किस तरह से आपको शुरू करना चाहिए और क्या उसकी टेक्निक्स होनी चाहिए, किन चीज़ों को आपने मद्देनजर रखना है, ये बात करने के लिए इस पर हमने ज्वाइन किया है। हमें ज्वाइन किया है बिजनेस कंसल्टेंट हैं और मोटिवेशनल स्पीकर हैं मोहतरमा हुमा एजाज साहिबा। हुमा साहिबा बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। बहुत ही ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। वक्त बदलता जा रहा है, ख़वातीन अब कारोबार के मैदान में अपना नाम बनाना चाह रही हैं, आगे भी आ रही हैं, लेकिन किसी भी कारोबार को कामयाब बनाना ये कितना बड़ा चैलेंज है, क्या गुर है और किस तरह से इसको सीखना पड़ेगा? अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच आपके इनविटेशन के लिए। एंड जो आप बात चैलेंज की कर रहे हैं, देखें 50-51% ऑफ पॉपुलेशन जो पाकिस्तान की है ना वो ख़वातीन की है और मेजॉरिटी ऑफ देम जो है वो अनएम्प्लॉयड हैं या काम नहीं कर रही हैं। सो देखें अगर हमने इकोनॉमी चलानी है, सक्सेसफुल कंट्री बनना है, तो जब तक ये वाली पॉपुलेशन अपदार नहीं प्ले करेगी तो हाउ वुड वी बी सक्सेसफुल। तो चैलेंज बिल्कुल है। उसमें सबसे पहला चैलेंज ये आ जाता है कि आपने करना क्या है, आप करना क्या चाहते हैं, कौन सा बिजनेस आइडिया है, कौन सा आपका स्किल सेट है या क्या आपका पैशन है जो कि आप वर्क में कन्वर्ट करके बिजनेस में कन्वर्ट करके तो आप यू कैन अर्न सम मनी। दूसरा चैलेंज जो ख़वातीन के लिए आ जाता है वो माइंडसेट्स का है, परमिशंस का है, आपको बहुत सारे फैक्टर्स और भी देखने पड़ते हैं। सो ऐसी सिचुएशन में आपने ये देखना होता है कि ऐसा कौन सा बेस्ट पॉसिबल वे है कि आप
आपको परमिशंस का भी प्रॉब्लम ना हो, अगर आप मैरिड हैं, घर में टेक केयर कर रही हैं, बच्चों को देख रही हैं, अपना घर चला रही हैं, तो वो भी इफ़ेक्ट ना होए, और साथ ही आपका एक जो है ना आपकी एक छोटी सी सेपरेट आइडेंटिटी बन जाए जो फ्यूचर में बी ग्रो कर सके। सो बेसिकली चैलेंज है, लेकिन टू बी ऑनेस्ट लाइफ में क्या चीज़ चैलेंज नहीं है, और ऐसा कौन सा चैलेंज है जो हम ओवरकम नहीं कर सकते। तो दैट्स हाउ वी कैन ओवरकम द चैलेंजेस। सही, जस्ट अ माइंडसेट। ठीक, यानी आपका माइंडसेट जो है, और इसके अलावा हुमा एक और भी चीज़ है ना, आपका अगर आपके घर वाले आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो आप बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। लेकिन चलें, अगर घर वाले हम ये कहते हैं कि आपकी फैमिली आपको सपोर्ट नहीं करी, इस चीज़ को हम ज़रा साइड पे रखें, तो फिर कौन से ऐसे बुनियादी उसूल हैं जिन पर वो ख़वातीन जो कि इस वक्त हमें देख रही हैं वो अमल करें और फिर अपना काम शुरू करें? क्योंकि ज़्यादातर ख़वातीन मुझे कंप्लेंट्स करती हुई नज़र आती हैं कि हमने घर से स्टिचिंग का काम शुरू किया या फिर हैंडमेड चीज़ें बनाने का काम शुरू किया और बाद में हमें लॉस हो गया, रिस्पॉन्स नहीं आया, बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं आया लोगों का, और जितना हमारा पैसा लगा हम ना तो उतना कमा सके बल्कि डबल हमारा लॉस हो गया। तो प्लीज़ ज़रा बताइएगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ जो पहली आपने बात की है ना कि एक्सेप्टेंस नहीं है या परमिशंस नहीं मिल रही होती, उसमें मेरा मैसेज सबके लिए ये है कि भाई अपनी ख़वातीन को इनेबल करें। आपके लिए फ्यूचर में प्राइड का मोमेंट होगा जब आप बता सकें आपकी बेगम, आपकी मदर या आपकी बेटी जो है वो इतनी कॉम्पिटेंट है कि अपना बिजनेस चला रही है। सो एक तो ये ओवरऑल हमें सबको सोचना चाहिए कि जी अगर हमने मुल्क के लिए कुछ करना है, अपनी जो है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी उसको इंश्योर करना है, तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ आपने बात की कि जी बिज़नेस शुरू करते हैं हम, एज अ छोटे मोटे बिज़नेस शुरू करते हैं, जैसे पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड हुआ है पिछले 4-5-6 साल से कि माइक्रो होम बेस्ड बिजनेस स्टार्ट हो रहे हैं, और उसमें क्या होता है कि अक्सर दफ़ा लॉसेस भी हो जाते हैं और डिस्करेज हो जाते हैं लोग कि जी लॉस हो गया, प्रॉफिट नहीं हुआ। अच्छा, उसमें दो चीज़ें आ जाती हैं। सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपका बिजनेस सस्टेनेबल कैसे रहना है। एक दफ़ा लॉस हुआ, अगर आपका बहुत छोटा बिजनेस है, मे बी आप सर्वाइव ना कर सके, इस केस में आपने बड़ा टैक्टिकली चलना होता है कि जी आप इतने स्केल से शुरू करें कि आप लॉस बेयर कर सकें। और दूसरी बात यह है कि अगर आपका एक दफ़ा लॉस हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि फ्यूचर में भी लॉस नहीं होने वाला। जब हम बहुत बड़ी कंपनीज़ की बात कर रहे होते हैं ना, तो वो शुरू में पैसा खर्च करती जाती हैं। ऑब्वियसली दे हैव मनी, दे कैन इन्वेस्ट, दे कैन मेक अ ब्रांड, क्योंकि उनको पता होता है अगले काफ़ी सालों में आपने ये जो इन्वेस्टमेंट की हुई है ये वापस आ जानी है। तो अगर हम उस एंगल से देखें कि जी आज हम अब बेशक थोड़ा बहुत लॉस बर्दाश्त भी कर रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में दिस इज़ गोइंग टू गिव अस रिटर्न्स, तो आई थिंक ये वहाँ से जो रिस्क है ये मिटिगेट हो जाता है। अच्छा, और इसके अलावा एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप अपना बिजनेस शुरू करने लगे हैं, जब आपने फाइनलाइज कर लिया है कि आपका आइडिया क्या, आप किस चीज़ पे काम करना चाहते हैं, तो कुछ बिजनेस प्रिंसिपल्स हैं जो कि हमें ऑब्वियसली यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में प्रोफेशनल्स को पढ़ाए जाते हैं कि बिजनेस ऐसे चलाना है। तो उसमें से बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो कि ख़वातीन जो है इम्प्लीमेंट करके, उनको यूटिलाइज़ करके ये वाले जो नॉलेज है, तो आप अपना जो है बिजनेस उसमें कोशिश करके काफ़ी हद तक एक तो सेल्स बढ़ा सकते हैं, और दूसरा अपने जो छोटे मोटे आपके ऑपरेशनल चैलेंजेस हैं उनको ओवरकम कर सकते हैं और लॉसेस अवॉइड कर सकते हैं। ठीक, अच्छा हुमा ये बताइएगा, थोड़ा मोर प्रैक्टिकल ग्राउंड पर हम आते हैं। आमतौर पर जो घरेलू ख़वातीन होती हैं, सोर्स ऑफ इनकम कोई नहीं होता, या तो शौहर पर डिपेंड करती हैं या फिर वालिद पर डिपेंड कर रही होती हैं। ऐसे में सेविंग्स करके थोड़ा बहुत सरमाया उन्होंने जमा कर लिया, सेविंग्स कर ली। अब इस छोटे सरमाया रखने वाली जो ख़वातीन हैं, ये किन सेक्टर्स में इन्वेस्ट कर सकती हैं, किस तरह से अपना ये ज़ाती कारोबार वो शुरू कर सकती हैं, कौन कौन से सेक्टर्स हैं जो कि इनको मुनाफा बख्श रिजल्ट्स दे सकते हैं? अच्छा, मेरे ख्याल में अगर आप डिपेंडेंट है ना हस्बैंड पे या फादर पे, आई एम नॉट श्योर कि आप बहुत इतनी रीज़नेबल अमाउंट ऑफ सेविंग कर सकते हैं कि आप किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करें। तो ऐसी सिचुएशन में जो आजकल वर्ल्ड का ट्रेंड चल रहा है ना, वो है कि जी आप सस्टेनेबल मॉडल्स की तरफ जाएं। सस्टेनेबिलिटी मॉडल्स ये हैं कि आप कोई इस तरह का काम शुरू करें जो कि रेवेन्यू जनरेट करता जाए और आपका बिजनेस जो है वो चलता जाए, ग्रो करता जाए। और मैंने ऑनेस्टली स्पीकिंग कोई किस तरह के किन कारोबारों की बात कर रही हैं आप? ये वाले ये मैं बेसिकली माइक्रो बेस्ड जो होम बेस्ड बिजनेस है, मैं उनकी बात कर रही हूँ। और अगर आपकी सेविंग कुछ इस स्केल पे है कि आप मतलब और ऑप्शंस देख सकते हैं, तो इस वक्त सेक्टर ग्रो कर रहा है, जो सेक्टर्स ग्रो कर रहे हैं उसमें आप कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट टू बी ऑनेस्ट, बहुत छोटे स्केल पे इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ इसलिए कम होती हैं क्योंकि कैश फ्लो जो है वो अवेलेबल हो जाता है। मतलब अगर 2-4-5 लाख रुपए है तो आई थिंक
ये इन्वेस्ट करना कोई बहुत एडवाइजेबल नहीं है। अगर आप देखेंगे बैंक्स के क्या रेट्स ऑफर कर रहे हैं या अगर आप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं तो जो यानी किसी भी खातून को कोई भी एक छोटा सा भी अगर वो बिजनेस शुरू करना चाह रही है तो पहले थोड़ी सी रिसर्च कर लेनी चाहिए ताकि बाद के नुकसान से बचे। अच्छा हुमा, लास्ट में मुझे बताएगा कि बतौर कंसल्टेंट आपने बहुत सारी स्टोरीज देखी होंगी, अगर किसी भी एक कामयाब खातून की स्टोरी आप हमारे साथ शेयर करना चाहें ताकि जो हमें देख रही हैं खवातीन वो थोड़ी सी इंस्पायर हो जाएं। आई हैव अ लॉट ऑफ स्टोरीज टू टेल। मैं 3-4 का यहाँ पे नाम लूँगी जिनके साथ मैंने पर्सनली काम किया और लाइक 5 साल 6 साल की हमारी बॉन्डिंग है। तो एक उनमें है सना आरिफ बाय सीप है के नाम से है। इसने अपना बिज़नेस जो है ये घर में ही स्टार्ट किया हुआ था, घर में ही एक जगह पे सेटअप लगा के। तो इसके सर्दियों के गर्मियों के हर एक पूरी रेंज बन रही होती थी, साथ में ब्राइडल भी हो रहा होता था। चैलेंजेस उसको भी आ रहे होते थे बट उसने ओवरकम किए। इसके अलावा एक और है बुनीता है उसका नाम ब्रांड का, और आयशा ऑब्वियसली अब तो सारी मेरी फ्रेंड्स भी हैं। तो आयशा का ये चैलेंज था कि वो सप्लाई करती थी दूसरे ब्रांड्स को, जैसे बाकी ब्रांड्स को प्रोडक्ट तैयार करके तो सप्लाई कर देनी होती थी। अभी कोई लास्ट 2 साल से हम उसके ब्रांड पे काम कर रहे थे और उसमें हमने इंश्योर किया कि उसकी अपनी एक ब्रांड आइडेंटिटी डेवलप हो और इसके अपने ब्रांड के कस्टमर्स बने। सो जो भी परचेज हो, जो भी हैप्पी कस्टमर है वो इसी ब्रांड का है और वो रिपीट परचेजेस भी इसी से करता रहे। सही है, ठीक है। हुमा, आप हमारे साथ मौजूद थी और जैसे आपने जिन जिन खवातीन के नाम, यकीनन एक बहुत लंबी फहरिस्त होगी, वक्त थोड़ा सा कम था इसलिए हमें जल्दी जल्दी इन दोनों खवातीन के बारे में जानना पड़ा। बेहद शुक्रिया, आप मौजूद थी। अभी एक ब्रेक ले लें। जी जनाब, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और कुछ संजीदा, कुछ दिलचस्प किस्म की स्टोरीज हैं जो कि हमने आप तक पहुँचानी है। स्टे विद अस। तब आपको बताएं कि इस्लाम ने ख़वातीन को समाजी, कानूनी, मुआशी और सियासी तनाजुर में तमाम बुनियादी हुकूक अता किए हैं। गुज़श्ता तहजीबों और मज़ाहिब में हक़ विरासत के हवाले से मुख्तलिफ रवैये या फिर तरीके पाए जाते थे। इस्लाम ने मर्द और औरत दोनों को विरासत का जो हक़ दिया है उस पर अब हमने देखा कि कुछ लड़ाइयाँ हो जाती हैं, कुछ लोग देते नहीं हैं हक और कुछ तो औरत का हक सिरे से खा जाते हैं। लेकिन इस्लाम ने औरत को जायदाद में हिस्सेदार ठहराया है। रवां बरस पाकिस्तान की सेनेट ने विरासती जायदाद में औरत के हिस्से से मुतालिक तनाज़ात और मुकदमात को जल्द अज जल्द निपटाने का एक बिल पास किया। कई हल्कों का मुतालबा है कि विरासती जायदाद में औरत का बराबर का हक होना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से हमें ये कहना पड़ा कि हमारे मुआशरे में अब भी ख़वातीन को विरासती हक से महरूम कर दिया जाता है। बिल्कुल, और बहुत सारे ऐसे तबके हैं जहां पर शायद ख़वातीन को ये मालूम ही नहीं कि उनका हक क्या है और विरासत में उनकी पोजीशन क्या है, उनको क्या मिलना चाहिए। लेकिन आज हम इसी मामले पर बात करेंगे और बहुत सारे जो डाउट्स हैं उनको क्लियर करेंगे। पंजाब के इस मिसाली इक़दाम की हम बात करेंगे जिसके बायस अब ख़वातीन विरासती जायदाद का जो हिस्सा है सिर्फ 2 माह में हासिल कर सकती हैं। ये प्रायोरिटी उनको दे दी गई है। ये सब कुछ कैसे मुमकिन होगा, इसी पर बात करेंगे। हमने दावत दी है पंजाब की खातून मोहतसिब नबीला हाकिम खां हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया नबीला साहिबा, आपने वक्त दिया। मैडम, ये बता दीजिएगा कि बहुत ही ऐसा इक़दाम है, ये वो इशू है जो कि सालों से, बहुत अरसे से चला आ रहा है। ख़वातीन को मालूम नहीं कि किस तरह से उनकी जो जायदाद है उसके अंदर उनका कितना हिस्सा है और किस तरह से उनको मिलेगा। आपने जायदाद के ऐसे कितने केसेस देखे हैं जिसमें ख़वातीन जो हैं अपने विरासती हक से महरूम हैं, उन्हें इल्म ही नहीं था इस चीज़ का कि उनके पास क्या कुछ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि वरासती हक जो है वो हमारे मज़हब में ऑलरेडी मौजूद था। सूरा है कुरान पाक की सूरा निसा, उसको अगर हम तर्जुमा पढ़ें सबसे पहले तो उसके अंदर हर खातून का जो हिस्सा है वो मुकर्रर है, चाहे वो बेटी है, बहन है, माँ है, बीवी है। तो अब जो इस वक्त हुआ है जो इक़दाम वो है इन्फोर्समेंट ऑफ वुमेन्स प्रॉपर्टी राइट एक्ट, जो पंजाब असेंबली से पास हुआ मई 2021 में। और मैं समझती हूँ कि ये रियासत का और हुकूमत पंजाब का एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है कि हम ख़वातीन के राइट्स को किस तरह प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सो उसके लिए कानून बना और कानून बनने के बाद अब उसकी अमल जो है वो शुरू हो चुका है और सूबाई मोहतसब का ये इदारा मौजूद है लाहौर में। और लाहौर में आप ऑनलाइन भी इस पे अपनी कंप्लेंट दे सकते हैं, थ्रू ईमेल दे सकते हैं, वेबसाइट पर जाकर दे सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप, क्योंकि ख़वातीन का इशू है और अगर आप समझते हैं
कि खातून जो है उसके लिए मुमकिन नहीं है कि वो खुद आए, तो वो चाहे अपने किसी भी मेल के थ्रू, जैसे कोई अजीज़ है, बेटा है, उसके थ्रू भी वो अपनी कंप्लेंट जो है वो दे सकते हैं। सो मैं समझती हूँ कि हुकूमत पंजाब का ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। वज़ीर आला पंजाब, चूँकि मेरी जैसे ही मुझे ये ड्यूटी असाइन हुई और मेरी फ़र्स्ट मीटिंग में जिस तरह से उनका इसके ऊपर फोकस है और वो चाहते हैं कि ख़वातीन को उनके राइट्स ना सिर्फ प्रोटेक्ट हों बल्कि इन टाइम मिले। और जो स्पीडी जस्टिस की जब हम बात करते हैं तो मैं समझती हूँ कि इससे बेहतरीन कानून इससे पहले हमारे पास मौजूद नहीं था। सिविल कोर्ट्स में लिटिगेशंस बहुत लंबी चलती थी, बहुत सालों साल चलती रहती थी और लोगों को उनका हक नहीं मिलता था। सो यहाँ हमारे पास जो इख्तियार है वो ये है कि 60 डेज़ के अंदर 60 दिनों में हमें कंप्लेंट्स लेने के बाद उसको डिसाइड करना है, ना सिर्फ डिसाइड करना है बल्कि उनको पोजेशन तक जो है वो उनको लेकर जाना है और उनका कब्जा अगर उनके पास नहीं है, वरासत का इंतकाल, ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी हो चुका है लेकिन उनको उनका पोजेशन भी नहीं मिल रहा, तो उस हद तक ये कानून उसकी पासदारी करता है और उनको वहाँ तक लेकर जाता है। और थ्रू डिप्टी कमिश्नर्स जो हैं किसी भी डिस्ट्रिक्ट के, वो ड्यूटी बाउंड है कि वो इस पर अमल करें और अमल करके रिपोर्ट सूबाई मौसम को भेजें। सही है, ठीक। नबीला साहिबा, ये एक बड़ा अच्छा इकदाम है और मुझे लगता है कि हमारे मुआशरे में इस चीज़ की बेहद ज़रूरत थी, क्योंकि बहुत सारे पढ़े लिखे घराने ऐसे होते हैं जहाँ पर ख़वातीन को उनके हक़ से महरूम कर दिया जाता है। और अगर ख़वातीन आवाज़ भी उठाती ना तो फिर ये कह दिया जाता है अब एक घर की खातून होकर क्या तुम अदालतों के चक्कर लगाओगी, तुम्हें पैसे की क्या ज़रूरत है, हम बैठे हैं ना। एग्जैक्टली, इस तरह की बातों को दबा दिया जाता है। ज़रा रहनुमाई कीजिएगा कि एक शख्स के 2 बेटे और एक बेटी है और वो विरासत में 1 करोड़ छोड़ कर गया, बताएगा कि उसकी जो बेटी है उसके हिस्से में कितना आएगा और कितना उसका हिस्सा बनता है। देखें, कोई भी जो वरासत का जो शेयर है जिसको हम हिस्सा बोलते हैं उसमें ये हमारे मज़हब में, हमारे इस्लाम ने इसको ऑलरेडी मुकर्रर कर दिया हुआ है और वो है कि अगर बाप की वफ़ात होती है तो बीवी का हिस्सा और बेटी का हिस्सा जो है, बेटे का जो है वो डबल होगा और बेटी का उसकी निस्बत निस्फ होगा। सो इसी शरह से जो है ये हमारा जो कानून है उसके ऊपर हम अमल कराते हैं और जहाँ कहीं जो वरासती जायदाद है, चाहे मकान है, ज़रूरी लैंड है, कुछ भी है, उसको उसके मुताबिक जितने उसमें शेयर होल्डर्स हैं, अगर मरने वाले के माँ बाप जिंदा हैं और उनकी औलाद नहीं है तो उसका शेयर उनको भी जाना है। सो वो एक पूरा एक कानून है हिस्सादारी वरासत, जिसके मुताबिक उनके शेयर्स निकाले जाते हैं, जिसमें मुख्तलिफ उसमें तरीक़ाकार हैं। अगर औलाद है तो विडो का कितना हिस्सा होगा, अगर औलाद नहीं है तो बेवा को, विडो को कितना हिस्सा जाएगा। सो ये एक पूरी उसके अंदर एक पूरी डिटेल है और फिर रेजिड्यूरीज हैं जो उनके पीछे उनके बाकी रिश्तेदार हैं, औलाद ना होने की सूरत में, तो फिर उसकी विरासत का वो हक उनको भी जाता है। सो ये एक पूरा इसका एक शेड्यूल बना हुआ है और इसकी वजाहत जो है ना सिर्फ कुरान पाक में मौजूद है बल्कि हमारे कानून में भी इसकी पूरी तरह से इसकी वजाहत मौजूद है कि किस तरह से उसकी डिवीजन हो। ठीक, अच्छा ये बताइएगा, इसके अलावा अगर किसी फैमिली में, किसी घर में खातून को चाहे वो बज़ोर ताकत या फिर उसको गुमराही के ज़रिए या फिर उसको गुमराही में रखने के ज़रिए विरासती हक़ से महरूम किया जाता है, उसको बताया नहीं जाता या फिर दिया नहीं जाता उसका हक़, तो वो आवाज़ कैसे बुलंद कर सकती है, किस प्लेटफॉर्म पर सबसे पहले इनिशियली उसको जाना होगा? हाँ जी, बिल्कुल ठीक, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला है कि ख़वातीन को अपने राइट्स का अगर इल्म है भी तो उस तरीक़ाकार को वो नहीं जान पाती हैं कि हमें कौन सा प्लेटफॉर्म है, कौन सा स्टेप, कौन सा कदम पहले उठाना है। सो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपना सबसे पहले अपना FRC कलेक्ट करें नादरा से, जिसको हम फैमिली रिलेशन सर्टिफिकेट बोलते हैं। जब आप वो हासिल कर लेते हैं तो नेक्स्ट स्टेप जो है वो है रेवेन्यू ऑफिस में जाएं, वहाँ पर जाके, चूंकि अब निज़ाम जो है वो कंप्यूटराइज हो चुका है, सो किसी के लिए भी आपको इतनी मुश्किल नहीं है अपने प्रॉपर्टी के मुतालिक मालूमात के लिए। सो जब वो अपना FRC लेकर उस नादरा ऑफिस से, जब वो रेवेन्यू ऑफिस में जहाँ पर लैंड रिकॉर्ड सिस्टम जो है वो मौजूद है, जब वो वहाँ पर जाते हैं तो सॉरी, उनकी फैमिली का तमाम जो है प्रॉपर्टी जितनी उनके पेरेंट्स के नाम थी वो सब की डिटेल्स उसमें आ जाती हैं। सो उनके लिए बड़ा इजी है कि वो सबसे पहले वो डिटेल्स देखें और डिटेल्स देखने के बाद रेवेन्यू ऑफिसर को अपना FRC दें और उनको कहें हमारा जो ये विरासत का जो डिवीजन होनी है इसको ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी जो है वो तमाम शेयर होल्डर्स के नाम ट्रांसफ़र करें। सही, तो ये प्रोसीजर करने के बाद जब ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी हो जाती है तो वो अपने उन्हीं भाइयों को, क्योंकि ये बात ज़रूरी है बताना यहाँ पर
कि ये प्रॉपर्टी जो है मौजूद होती है, इस पर या तो जो भाई वहाँ रह रहे होते हैं, अगर बहनें शादीशुदा हैं तो भाई ऑब्वियस है वहाँ पर इन पोजेशन होते हैं, तो सबसे पहले उनका मसला ये होता है कि जी हम तो इस घर में रह रहे हैं, अगर हम तुम्हें इसमें से किस तरह से हिस्सा दें, किस तरह तुम्हारा शेयर तुम्हें ट्रांसफर करें, क्योंकि ये हमारे रहने की जगह है। सो ये बेच सकते नहीं है, पैसे हमारे पास है नहीं, यही जवाब होता है। जी बिल्कुल, ये भी है, और इतनी पैसे, इतनी अमाउंट हमारे पास है नहीं कि हम तुम्हें उसमें से तुम्हारे शेयर के मुताबिक तुम्हें दे सके। सो इसी वजह से जो प्रॉपर्टीज की जो ट्रांसफर है, वरासत को जो हक है, उससे खवातीन महरूम रह जाती हैं और साल साल इंतजार करती हैं कि भाई जब उनके पास पैसे होंगे तो शायद हमें हमारा हक मिल जाए। लेकिन अभी इस तरह के बहुत सारे केसेस जब हमारे पास आ रहे हैं तो हम वैल्यूएशन जो है उसकी असेसमेंट करते हैं और उसके बाद कोशिश करते हैं कि उनको कहें कि इंस्टॉलमेंट्स में या जिस तरह से भी उनको इजी है वो इसको करें। अदरवाइज हम उसकी अगर तकसीम नहीं इस तरह से हो सकती तो उनका अगर कुछ मरले हैं तो उन मरलों में उनको डिवाइड करके उनको उनका हक दे दें। अगर ऐसे भी मुमकिन नहीं है तो फिर उसको सेल करें, उसको नीलाम करें या सेल करके उस प्रॉपर्टी का शेयर जो है वो इक्वली सब में उनके इनहेरिटेंस के अकॉर्डिंग उनको मिल जाए। तो हम ये सारी प्रैक्टिसेस अपने ऑफिस में कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ज़बरदस्त। अच्छा नबीला साहिबा, एक और चीज़ ज़रा बताएगा, जैसे आपने कहा ना कि साल हर साल ख़वातीन को लग जाता है, फिर हक नहीं मिलता, लेकिन अब चूँकि एक कदम उठाया गया और ख़वातीन के लिए स्पेशली बड़ा ज़बरदस्त है ये। अगर मैं ये बात करूँ रवां साल की, तो आपके पास इस साल के दौरान कितनी ख़वातीन ऐसी हैं जिन्होंने शिकायत की और कितनी ख़वातीन को उनका हक दिलवाया गया, कितने केसेस जो कि आपने डील किए? जी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अभी 4 माह हुए हैं इस ऑफिस में इसको ज्वाइन किए हुए, तो मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी कि 500 एप्लीकेशंस इस वक्त पेंडिंग मेरे पास थी, जिनमें से 80 एप्लीकेशंस जो हैं वो डिसाइड कर दी गई हैं और उनको उनके हक मिल गए हैं और उनको उनके पोजेशंस भी दिला दिए गए हैं। और ये आप देख सकती हैं कि रेशो क्या है, क्योंकि मई 2021 में ये एक्ट बना है तो उसके बाद से इसकी प्रैक्टिस शुरू हुई है और मेरा जून में टेन्योर जो है वो शुरू हुआ है और 4 महीने के अंदर हमने 80 लोगों को उनका पंजाब के अंदर जो कि डिफरेंट एरिया से उनका ताल्लुक था उनको उनका हक जो है, उनका कब्जा, उनका पोजेशन, उनकी विरासत की ट्रांसफ़र, तमाम प्रोसीजर करके हमने उनको उनके राइट्स, उनकी प्रोटेक्शन जो की है और विरासत का हक जो है वो उनको दिलवा दिया है। ठीक है नबीला साहब, बेहद शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थी, गुफ्तगू कर रही थी और ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे बात करना ज़रूरी थी, क्योंकि जैसे फराज आपने कि बहुत सारी ख़वातीन को या तो अंधेरे में रखा जाता है इमोशनली या फिर ब्लैकमेल कर दिया जाता है या एट द एंड ये कहा जाता है कि भाई अभी तो पैसे नहीं है या फिर हम बेच दें तो कहाँ पे रहें, सड़क पे आ जाएं, इस तरह की बातें सुना के ना उनकी आवाज़ को रिलेशंस के नाम पर पूरी ज़िंदगी वो अपनी प्रॉपर्टी, अपने हिस्से से जो है वो महरूम रहती हैं। खैर, एक हमने ब्रेक लेना है जिसके बाद बड़ी जानदार और शानदार किस्म की शख्सियत जो है वो हमें स्टूडियो में ज्वाइन करने, लेकिन ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। बराह रास्त अभी आपको इस्लामाबाद ले चलेंगे। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी कश्मीर रैली से खिताब कर रहे हैं। पाकिस्तान इंशाल्लाह मेरा कश्मीरी आजाद होगा, कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा। आजादी 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 आजादी। मैं इन बातों के साथ इस बात के लिए मेरे अपने कश्मीरी भाइयों के लिए पैगाम है, पाकिस्तानियों के लिए पैगाम है, हिंदुस्तान की माइनॉरिटीज़ के लिए पैगाम है, दुनिया भर के लिए पैगाम है कि बहुत जुल्म हो चुका, सबसे बड़ा जुल्म तारीख के एतबार से कश्मीर के अंदर हो रहा है। पैगाम हमारा ये है, हिंदुस्तान को वार्निंग कि बंद कर दो, खुद ही अंदर से तबाह हो जाओगे, बंद कर दो ये जुल्म, अल्लाह तुमको तबाह करेगा। तकबीर, आजादी 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 आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी। मेरे कश्मीरी भाइयों, हम आपके साथ हैं, मेरी कश्मीरी बहनों, हम आपके साथ हैं, मेरी माओ, मेरे बुजुर्गों, हम आपके साथ हैं। हम खिराज तहसीन पेश करते हैं आपकी कुर्बानियों के ऊपर और इस दुआ के साथ कि आप इंशाअल्लाह अल्लाह आपको आज़ाद करेगा, पाकिस्तान का हिस्सा बनाएगा। इस्लामाबाद में सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी कश्मीर रैली से खिताब कर रहे थे और उनका ये कहना था कि इंशाअल्लाह कश्मीर पाकिस्तान बनेगा, हम कश्मीरी भाइयों के साथ हैं उस वक्त तक जब तक भारत अपने जुल्मों सितम कश्मीरी भाइयों पर बंद नहीं कर देता। आज LOC की दोनों जानिब यौम स्या मनाया जा रहा है। जनाब,
तो अब प्रोग्राम में एक बहुत ही अहम शख्सियत हमारे साथ मौजूद होंगी, लेकिन टॉपिक क्या है? टॉपिक ये है कि पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, सब परेशान हैं, हर तबका इससे जो है मुतासर हो रहा है, सरापा एहतजाज है, मुसलसल आवाज़ें बुलंद की जा रही हैं, हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन कीमतों में कमी है, जो है ये कमी आने का नाम नहीं ले रही। लेकिन फ़नकार बरादरी हमारी जो कि अहम अवामी मसले की तरफ तवज्जो दिलाने के लिए कुछ नया करने जा रही है। मारूफ अदाकार हैं अयूब खोसा, जिन्होंने पेट्रोल की कीमतों और महंगाई के ख़िलाफ़ साइकिल चलाकर एहतजाज किया है और कहा है कि गरीब लोग जो हैं मुश्किल तरीन हालात का सामना कर रहे हैं। गरीब शहरियों से इजहारी यकजहती के लिए एक ज़बरदस्त तरीका उन्होंने जो है निकाला, साइकिल चलाई। कराची की सड़कों पर साइकिल चलाते मारूफ अदाकार अयूब खोसा में नजर आए और अब पता नहीं साइकिल पर आए या फिर गाड़ी पर आ गए। तो हमारे स्टूडियो में भी मौजूद है। तो सर बेहद शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, वालेकुम अस्सलाम। आपका जो ये स्टूडियो ये 14th फ्लोर पे है, साइकिल आ नहीं सकती। नीचे आपने पार्क की साइकिल आजकल साइकिल स्टैंड भी नहीं है ना, साइकिल स्टैंड अब मेरे ख्याल से चोरी भी हो जाती है। मेरा ख्याल है कि आप लोगों को साइकिल स्टैंड वगैरह भी लगाने चाहिए, ऑफिस के बाद साइकिल स्टैंड भी होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। सर हम तो ये समझते थे कि आम आवाम परेशान है, लेकिन फनकार बिरादरी को परेशान देख के अब हम ये कह सकते हैं कि घबरा लें, वाकई घबराने का वक्त हुआ जाता है। चलिए शुक्र है कि आपके मुंह से भी मैंने ये घबराहट वाली बात सुन ली। देखिए बात ये है ना कि हम बोलते नहीं हैं। अब आप ईमानदारी से बताइएगा, ठीक है, आप ठीक है माशाल्लाह से आप ऑन जॉब हैं, आप स्टूडियो में बैठी हैं, आप शो कर रही हैं, आप भी बैठे हुए हैं, आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं है, परेशानी है ना। और जो पीछे जो हमारे जो कैमरामैन खड़े हैं, आप इनके चेहरों से भी देख लें कि घबराहट के शिकार हैं सारा कुछ। मेरा ये था कि एहतजाज हम करें, लेकिन एक सुलझे हुए अंदाज में एहतजाज करें, एक सुलझे हुए अंदाज में हम बात करें, क्योंकि हमारे यहाँ एहतजाज को इस तरह से लिया जाता है कि आपने चीज़ों को तोड़ना है, आपने सिग्नल्स की जो लाइट्स हैं उनको तोड़ना है, आपने किसी ऑफिस की शीशों को तोड़ना है, आपने शिद्दत पसंदी है, जो गमले लगे हुए हैं, जो फूल लगे हुए हैं, आपने वो निकालने हैं, और अगर कोई दरख्त लगे हुए हैं तो आपने उनको काटना है। तो हम तो एहतजाज को इस तरह से लेते हैं, लेकिन एहतजाज बहुत लाजमी है। लोगों को एहतजाज अगर नहीं करेंगे तो जो इस वक्त हालात चल रहे हैं, हमें तो ये लग रहा है कि हम बिल्कुल सांस लेना भी शायद हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। सर लेकिन जब हम बात करते हैं एक आम आदमी की, ये एक आम आदमी वही है जो वोट भी देता है, ये एक आम आदमी वही है जिसको बहुत ज़्यादा जब हम देखते हैं इलेक्शन के दिन होते हैं तो उनके घरों के दरवाजे बजा बजा के उनसे वोट मांगने के लिए कहा जाता है। लेकिन जब आम आदमी की बेहतर सहूलियात की बात की जाती है, या हम ये कहते हैं कि बुनियादी सहूलियात देने की बात की जाती है, तो फिर हमें कोई जवाब नहीं मिलता। वो सवाल भी हमारा बुरा लगता है, वो जवाब हमारा मांगना भी बुरा लगता है। तो आपको लगता है कि ये जो एहतजाज का तरीका है, इससे क्या हम कोई तब्दीली देखेंगे, या हुकूमत वक्त पे कोई असर देखेंगे, या पेट्रोल की जो बढ़ गई कीमत वो वापस नीचे आ जाएगी? देखिए, मैं अगर आप ये जो वोट की आप बात करती हैं, जब आप कहते हैं कि जब आप लोगों के पास, तो क्या आपको ये यकीन है कि जो वो वोट दे रहे होते हैं ईमानदारी से उनका वोट जो है ना काउंट भी होता है? हाँ, ये है। देखिए ये ना, क्योंकि हमने देखा है इलेक्शंस के बाद हमने लोगों के जो बैलेट्स हैं वो हमने देखा है कि वो कचरा कुंडियों में बैलेट्स पड़े हुए होते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं खुद कराची से इलेक्शन लड़ा हूँ, तो मेरे बैलेट्स भी जो है ना वो कई बार कचरा कुंडियों में पड़े हुए थे। इसी तरह से हम जो वोट का तकद्दुस है वो उस तरह से तो है नहीं हमारे मुल्क में, तो इसलिए वो लोग समझते हैं कि यहाँ पे हर चीज़ बेईमानी पे चल रही है, और अल्लाह न करे कि ये चीज़ इस तरह से चलती रहे। हम यही है कि एक जमहूरी मुल्क में जहाँ पे अगर आपको ये पता हो कि आपने जिसको वोट दिया है और वो अगर कामयाब हुआ है और वो ईमानदारी से कामयाब हुआ है, तो फिर उसको वो ईमानदारी से काम करना पड़ेगा। क्योंकि हमने ये देखा है कि बहुत से सियासतदान ऐसे पैदा हो गए हैं, मैं लफ्ज़ पैदा होना ये कर रहा हूँ कि ऐसे पैदा कर दिए गए हैं कि जिनको पता है कि हमने जीतना ही जीतना है, चाहे कुछ हो। आधी रात को यहाँ पे जो है ना वो कैंडिडेट्स को उठाया गया कि उनको मतलब वो बेचारे सो गए कि यार हम हार गए। आधी रात को कोयटा में, मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ कि उनको उठाया गया और उनको ये खबर सुनाई गई कि आप जीत गए। कहेंगे मैं कैसे जीत गए? कहेंगे आप इस बात को रहने दे, बस आप जीत गए। इस तरह से इलेक्शंस हमारे यहाँ हुए, तो लोग भी देखते हैं कि जनाब यहाँ पे उन्हीं लोगों ने आना है जिनको ला के बिठाना है, तो फिर उनसे वो क्या डिमांड करेंगे, वो क्या लोगों के लिए काम करेंगे? यानी लोगों में भी फिर एक्सपेक्टेशन मौजूद नहीं रहती। अच्छा अयूब भाई, हाँ अयूब भाई ये बताएं कि साइकिल चलाई आपने, रिस्पांस कैसा रहा जब आप साइकिल चला रहे थे? तो जो लोग आपको देख रहे थे, साइकिल ये कहते हैं ना सेहत भी और सहूलत भी, तो वो वाली बात होगी, पेट्रोल भी आपने बचा लिया और एक्सरसाइज भी हो गई। बहुत अरसे के बाद मैंने साइकिल चलाई। असल में मैं चाह रहा था कि मैं अपना जना साहब तक जाऊँ, लेकिन चूंकि शाम हो गई थी, रात हो गई थी और फिर रश काफी बढ़ गया था। था क्या, कहाँ से कहाँ तक था वैसे? मैं जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ से लेके मैं जना साहब तक जाना चाह रहा था। अब मैं सोच रहा हूँ कि जुम्मे की कहाँ तक जा पाए?
मैं 3 तलवार तक गया। तो अब आप दोबारा सोच रहे हैं ये एहतजाज दोबारा से करने जी? बिल्कुल। मैं अब कब तक जारी रहेगा ये एहतजाज? ये एहतजाज देखें जब तक कि मेरे सब मेरा साथ न दें। अच्छा। खास तौर पे हमारी यानी वो एक साइकिल के पीछे और भी बहुत सारी साइकिल जो हैं वो आनी चाहिए। मैं ये चाहता हूँ कि जो हमारे आर्टिस्ट बरादरी वो जब तक कि वो अपनी आवाज़ को बुलंद नहीं करें, क्योंकि हमने देखा है कि वो कहीं ना कहीं अपनी आवाज़ ज़रूर उठाते हैं, किसी न किसी मसले पे वो ज़रूर जमा होते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये इस मसले पे भी वो अपना एक रद्दमल दें। जब तक कि ये रद्दमल नहीं दें, क्योंकि हम मवाजना करते हैं, हम मवाजना करते हैं जी कि देखिए फ़लाँ मुल्क से हमारे यहाँ पेट्रोल जो है ना वो तो बहुत सस्ता है, लेकिन हम ये मवाजना नहीं करते हैं कि उसके मुल्क में जो इंसान जो रहता है, जो उसकी एक ज़िंदगी है वो कितनी सिक्योर है, वो कितना, उसको ये परवाह नहीं है कि मैं सुबह उठूंगा तो पता चलेगा जनाब रात तक दूध 120 रुपए का था, सुबह उठा तो पता चले नीचे 160 रुपए का हो गया। फैसिलिटीज़ का भी फ़र्क है, ज़ाहिर है फैसिलिटीज़ का भी फ़र्क है, बहुत सी चीज़ों का। आपको एक दिन आपको एक नोटिस आ जाता है कि जनाब आपके बच्चे की स्कूल की जो फीस है वो बढ़ा दी गई है। तो यहाँ पे हर एक अपने फैसले खुद कर रहा है। यानी आप ये कह सकते हैं आपको चीज़ों के हवाले से सिक्योरिटी नहीं, आप इनसिक्योर जिंदगी देखिए आपकी तनख्वाह किस तरह से बढ़ती है। यानी आप जो है ना वो जूते जो है ना वो घिस जाते हैं, आपकी तनख्वाह बड़ी मुश्किल से बढ़ती है। यानी अगर वो बढ़ भी गई, देखिए आपको ये बात लग रही है, आपको दिल को ये बात लग रही है वाली बात, क्योंकि मुझे पता है कि आपने बहुत अच्छे से कोशिश क्योंकि आप कोशिश करेंगे। देखिए बात सबका ये हाल है, हम उस तरह से चीज़ों को नहीं देखते कि अगर आपने चीज़ों को महंगा कर दिया है तो एक मजदूर की उजरत को भी तो बढ़ाएं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए यहाँ पे अगर जो ट्रांसपोर्ट वाले हैं उनको ये वो एकदम सी चीज़ों को बढ़ा देते हैं, कहते हैं कि जी डीजल महंगा हो गया। अब डीजल महंगा हो गया, मैं एक सफ़र करता हूँ 100 रुपए में, वो सफ़र मेरा 150 रुपए का हो गया, तो मैं कहाँ से वो 50 रुपए कहाँ से लाऊंगा? ये आज आम आदमी का सबसे बड़ा मसला है। सबसे बड़ा मसला ये देखिए आप एक ऐसी पॉलिसी बनाएं कम से कम एटलीस्ट अगले को ये पता हो कि जनाब साल तक 6 महीने तक तो अब मैं सुकून से हूँ। सही बात है। जो चीज़ जैसे मुझे मिल रही है वो वैसे ही मुझे मिलेगी, वो चीज़ बढ़ेगी नहीं। हम तो यहाँ पे रातों रात चीज़ें बढ़ जाती हैं। अच्छा अयूब भाई, शायद हम अपने बचपन से देखते आ रहे हैं, आपने एक ज़माना गुजारा इंडस्ट्री के अंदर, वो आमदनी अठन्नी और ख़र्चा रुपया, ये जो सिचुएशन है ये उल्टी क्यों नहीं हो रही? आमदनी रुपया और खर्चा अठन्नी होके नहीं दे रहा, पूरी जिंदगी गुजर गई है, हम भी पैदा हुए बड़े बचपन से बड़े हो गए। जैसे कही है ना आपने रुपया और अठन्नी के, ये रुपया और अठन्नी बोलने वाले इसी तरह से चलते हैं। वो आमदनी रुपया करते हैं और खर्च अठन्नी करते हैं हमारे यहाँ। फिर हम बोलते हैं यार 1 रुपया कमाया है तो खर्च 2 रुपए कर रहे हैं, शाहाना अंदाज। हाँ शाहाना अंदाज है। तो ये एक लोगों को थोड़ी सी गलतियां फिर लोगों की अपनी भी हैं, लाइफस्टाइल अपना जो है चादर देखकर पैर नहीं फैलाते हैं। उसमें मैं भी शामिल हूँ, मुझे मैं भी कोई ज़्यादा खर्च कर जाता हूँ। ज़्यादा खर्च से मुराद ये नहीं कि मैं कोई बाहर मुल्क चला जाता हूँ या मैं और तरह की जो है ना मैं अपने पैसों का ज़ियान करता हूँ, लेकिन हम प्लान नहीं करते, हम चीज़ों को प्लान नहीं करते कि यार मेरी ये आमदनी है, मैंने उसके मुताबिक चलना है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको आप बेहतर कर सकते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अनअवॉइडेबल है। आप मेडिसिन आपने लेनी है, दवाइयाँ आपने लेनी है, अब दवाइयाँ भी आपकी महंगी होंगी, आप क्या करेंगे? आप डॉक्टर को कहेंगे नहीं मुझे ये अठन्नी वाली दवाई दे दें, रुपए वाली जो लग्जरी तो है नहीं, ये तो डॉक्टर जैसे वो कहते हैं कि यही खानी है, इसका मुतबादिल कोई और नहीं और यही आपके घर आनी चाहिए। बिल्कुल ऐसी नहीं, लेकिन मेडिसिन में भी आप देख लें कि बहुत ऐसी कंपनीज हैं, मिसाल के तौर पर आपको सर दर्द के लिए कोई एक फार्मूला चाहिए, ठीक है, अब वो मुख्तलिफ कंपनीज वही फार्मूला बनाती है, फार्मूला सेम होता है, लेकिन आपको वो लिख के देते हैं कि जनाब इस कंपनी का आपने ये दवाई लेनी है, वो महंगी होती है काफ़ी। सेम फार्मूला में अगर किसी और कंपनी की आप दवाई ले लें सेम फार्मूला में, वो थोड़ी सस्ती होती है। ये नो हाउ हम किसी को नहीं देते, न ये मेडिसिन बेचने वाले मेडिकल स्टोर्स वाले देते हैं, ये कोई बस हर कोई वो है ना सर कि बस जेब में आ रहा तो आने दो। लेकिन जैसे अभी हम लाइव आने से पहले बात भी कर रहे थे कि आवाज़ नहीं उठाते अब लोग, या फिर एक हद तक उठाते हैं और फिर खुद थक जाते हैं, बैठ जाते हैं और फिर कहते हैं कि अब मजीद हम क्या करें। क्या आपको लगता है कि अब एक चीज़ ऐसे जैसे हम देखते हैं कि कई बाहर ममालिक में कोई चीज़ महंगी हो जाए, टमाटर महंगा हो जाए, लहसुन महंगा हो जाए, लोग ख़रीदना छोड़ देते हैं। यहाँ पर अगर हम एहतजाज का एक तरीका अपना रहे साइकिल चलाना या हम आवाज़ उठाने की एक बात करें, तो क्या लोग ये कहें कि अगर हम पेट्रोल खरीदना छोड़ देंगे तो भैया ऑफिस कैसे जाएंगे, हम पेट्रोल खरीदना छोड़ देंगे तो हम ये कैसे करेंगे? यहाँ पे लोगों को ये देखना पड़ेंगे हमें। देखिए मैं आपको ये जो आपने बात की है ना लोगों के हवाले से कि एहतजाज के हवाले से गालिबन आप बात कर रही हैं जी जी, देखिए एहतजाज के लिए जब लोगों को निकलना पड़ेगा, देखिए बात यह है ना कि जब तक कि आपके पॉलिसी मेकर्स जो है, हमारे यहाँ जो पॉलिसी मेकर से पता चलता है कि 3 महीने के लिए वो भी डेपुटेशन पे आते हैं। 3 महीने के लिए एक पॉलिसी मेकर आता है, वो कहते हैं कि जी हमने ये पॉलिसी बने, पता चला 3 महीने के बाद वो बंदा आपके पास है नहीं, वो चला गया, वापस मुल्क से बाहर चला गया।
आपका जो प्लानर्स हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, वो बहुत ही ऐसे लोग हों जो आपको पता हो कि ये मुल्क छोड़ के जाएगा नहीं, ये यहीं पे बैठा है और उसने यही काम करना है यहाँ पे। ये जब तक कि हमारी जो भी आपसे लेके, मुझसे लेके और नीचे से लेके ऊपर तक का, ऊपर से लेके नीचे तक की पूरी एक वो जब तक पॉलिसी आपके सामने नहीं आएगी, पूरी चेन की आप बात कर रहे हैं, पूरी एक चेन की नहीं आएगी, तो मेरा ख्याल है कि वो बंदा जो है ना वो सुकून के साथ जो आपकी तरफ देखता है, ठीक है, जो आपके घर में आके काम करता है, जो यहाँ पे ऑफिस में काम कर, जो आपकी तरफ देखता है, उसकी ज़िंदगी सुकून से नहीं गुजरेगी। और अगर मैं खामोश होकर बैठ जाऊँगा, ठीक है जी महंगा हो गया, लेकिन कोई एक ऐसा आदमी वो अपने बच्चों को उसने पालना है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है, वो आपके हाथ से आपकी रोटी छीन के चला जाएगा, क्योंकि उसने अपने बच्चों को पालना है। फिर हम कहते हैं कि जी क्राइम बढ़ गया है, हम चोरी बढ़ गई है, तो वो कोई भी खुशी से नहीं करता होगा, मैं आपको यकीन से बताऊं। बिल्कुल ऐसा ही है, हमें हर चीज को मद्देनजर रखते हुए कि इसका बैकग्राउंड क्या था या फिर मजबूरी क्या थी। एक नौजवान है, वो पढ़ा लिखा है, डिग्री उसके हाथ में है, हमने उसको नौकरी का सहारा दिया हुआ है, आसरा दिया हुआ है कि जी आपने ये पढ़ लिया है, अब आपको नौकरी मिलेगी। वो खजल ख्वार हो रहा है, वो खजल ख्वार हो, वो उसके माँ बाप भी ये सोचते हैं, वो खुद भी सोचते हैं कि यार इससे बेहतर था कि मैं चोरी कर लेता, और वही बच्चे चोरियां भी कर रहे हैं, वही बच्चे लूटमार भी कर रहे हैं। फिर हम ये कहते हैं हमारे नौजवान गुमराह क्यों हो रहे हैं, तो वो उसके पीछे बैकग्राउंड तो पूरा वही है जो कि खुद आपने क्रिएट किया हुआ है। राह दी नहीं ना, देखा, अगर हम उनको कोई रास्ता दें, राह दें, तो उस राह पे चलेंगे, अगर राह नहीं होगी तो राह से वो गुम होंगे, तो गुमराह होंगे। बेशक। अच्छा अयूब भाई ये बताइएगा, अपार्ट फ्रॉम दैट ग्राउंड रियलिटी ये है जिसकी हमने अभी बड़ी डिटेल में बात की, ऐसे में फिर हम जब अपनी स्क्रीन्स को देखते हैं, टीवी को, ड्रामों को, फिल्मों को देखते हैं, तो उसमें दिखाया जाता है बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक लाइफस्टाइल, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े लेविश किस्म के बेंगलोर, अच्छे अच्छे कपड़े। ऐसे में कुछ लोग शायद इससे मोटिवेट होते होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग फ्रस्ट्रेशन का भी इससे शिकार हो जाते हैं। वो लाइफस्टाइल जो उनका नहीं है लेकिन वो हासिल करना चाहते हैं, जो आपने बात की कि आमदनी अगर अठन्नी है तो रुपया खर्चा क्यों करते हैं, वो शायद ये उसका रीज़न हो सकता है। एग्जैक्टली यही है। देखिए, हमने चीज़ों को बहुत ज़्यादा ग्लैमराइज कर दिया है, बहुत सी चीज़ों को, ठीक है। आप कोशिश करते हैं कि मैं घर में, तो आप बोलेंगे अच्छा यार मैं, चलो ठीक है यार ये मैं यूँ कर लूँगा घर में, आप, लेकिन जब बाहर निकलते हैं, जरा आप शो बिजनेस में आप आते हैं, शो बिजनेस में आप हैं, मैं हूँ, अपना एक इमेज बिल्ड करके रखना पड़ता है, उसको बरकरार रखने की कोशिश करते हैं। बहुत से लोग बरकरार रखने की कोशिश करते हैं, मेरा जैसा बंदा उसको बरकरार रखने की कोशिश करता है कि यार ठीक है यार, आप बाहर निकले तो ये ना हो कि आपके यहाँ से भी कपड़े फटे हुए, हालत यही हो गई है, आपके कपड़े यहाँ से ये फटे हो, आपके जूते वही पुराने वाले। हाँ। लेकिन लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे उस तरह से ना, फिर आपको अभी तक मेरे पाँव में ये आ रहे हैं, हम बड़ा खुश होते हैं यार, अभी तक मेरे वेस्ट वही है, अभी तक मेरे वो ट्राउजर आ रहा है। तो हम इस तरह से कोशिश करते हैं, लेकिन वो जो आप फ्रस्ट्रेशन की बात करें, तो वो नौजवान तबका जो बड़े ख्वाब लेके चल रहा होता है, वो नौजवान तबका जिसके पेरेंट्स बड़े ख्वाब देख रहे होते हैं कि हमारा बच्चा जो है ना ये बड़ा होगा और ये पढ़ेगा, और ये उसके लिए वो ज़िंदगी नहीं है, वो उसके लिए वो माहौल नहीं है। हमने उसके लिए वो माहौल पैदा करना है। उसके लिए बहुत ही, मैं कहता हूँ, जैसे हम पहले एक प्लानिंग की सुनते थे कि जी 5 साल प्रोग्राम है या 10 साल प्रोग्राम है, बिल्कुल ऐसा ही है। इसके ऊपर पूरी कौम को, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को, सबको बैठ के एक पॉलिसी वजह करनी पड़ेगी। एक पॉलिसी सब मिलके वजह करेंगे। कुछ उनके पार्टी की अपनी पॉलिसीज होती है, ठीक है, उनका अपना एक मैनिफेस्टो होता है, उसके ऊपर काम करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके ऊपर सबको एक जगह एक साथ होना चाहिए, अच्छा आवाम के लिए सोचना चाहिए कि हम ये चीज़ें, मैं एक काम शुरू कर देता हूँ, अच्छा काम शुरू कर देता हूँ, आप आ जाती हैं इक़्तिदार में, आप कहती हैं कि नहीं काम तो इसने अच्छा शुरू किया, लेकिन मैं इसको हटा देता हूँ, अपना नाम दे देता हूँ। हमने ऐसे बहुत से प्रोग्राम देखे कि जनाब अगर वो मोहतरमा के नाम से कोई प्रोग्राम चल रहा है, तो हमने आगे कहा नहीं मोहतरमा के नाम से चल रहा है, इसको जरा हटा दे, अब हम क्रेडिट लेना है बस, अब हमने काम करा ना हो, लेकिन काम वही है। हाँ जी, काम वही है। तो इसी तरह से हमने इस काम को जारी सारी रखना है। इसी तरह से चीज़ों को हमने, कुछ चीज़ों के ऊपर हमें मुत्तफिक होना पड़ेगा, और ये ज़रूरी है ना, क्योंकि इसमें आवाम का मफाद है। सर लास्ट में एक और चीज़, अब आपके प्रोजेक्ट के हवाले से अगर हम बात कर लें, कौन कौन से नए प्रोजेक्ट्स हैं जो हम देखेंगे जिसमें आप होंगे? नहीं, एक तो हमारा प्रोजेक्ट बहुत ज़बरदस्त, अब्दुल्ला बादिनी ने उसको डायरेक्ट किया है और तैमूर तारिक ने उसको प्रोड्यूस किया है। हमने भावलपुर में शूट किया था, तकरीबन हमें कोई 2 साल लगे, क्योंकि सर्दी टू सर्दी हमने काम करना था, और फिर उसमें कोविड आ गया, बहुत सी चीज़ें आ गई, उसमें ब्रेक था। वो बहुत ही ज़बरदस्त, थोड़ा सा हटके काम है, और उस प्रोजेक्ट का इंतज़ार है कि वो कहाँ चलता है और किस चैनल पे चलता है, और मुझे यकीन है कि वो बहुत ही मज़े का काम हुआ है। नंबर 1। दूसरा, फिर मैंने जैसे एक ट्रैवलॉग के हवाले से जैसे मैंने बात की, उसके ऊपर मैं वर्कआउट कर रहा हूँ
कि मैं अपने मुल्क का, चाहे बलूचिस्तान हो, सिंध हो, पंजाब हो, पूरे मुल्क का, मैं वो पॉजिटिव चेहरा, हम तो नेगेटिविटी की तरफ बहुत ज़्यादा है, वो पॉजिटिव चेहरा मैं दिखा सकूं जो बहुत से कम लोगों ने देखा है। अभी मैं पिछले दिनों दोस्तों के साथ, मेरे साथ मेरे दोस्त थे बलूचिस्तान से आए हुए, जिसमें सहाफ़ी भी थे, जिसमें अदीब भी थे, शायर भी थे, उसमें सैलानी लोग भी थे, नावलिस्ट भी थे जिन्होंने नावल वगैरह लिखे हुए, उनको विजिट कराया, तो हमने उनको थर विजिट किया। उसमें बहुत सी जगह ऐसी थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी। तो हमारे लिए बहुत ही एक खूबसूरत एक एक्सपीरियंस। तो मैंने कहा थर के मुतालिक लोगों का जो कॉन्सेप्ट है, तो उसके मुतालिक भी बंदा बात करे, उसका भी वो पूरा उसको चेंज कर सकता हूँ। वो एक कोशिश है मेरी कि मैं वो पाकिस्तान का वो खूबसूरत चेहरा दिखाऊं दुनिया को भी, अपने मुल्क को। वेरी नाइस। अच्छा, एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जो हम भूल रहे हैं अयूब भाई से पूछना। अयूब भाई, मैच देखे आपने? इंडिया पाकिस्तान मैच मैंने बिल्कुल देखे। देखिए, ये एक खुशी की बात है कि आप जहाँ पे भी जीतते हैं, चाहे वो क्रिकेट हो, लेकिन मैं साथ साथ में थोड़ा सा वो हो गया हूँ क्रिकेट का, मैं बहुत ज़्यादा फ़ैन भी हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा ये हो गया कि हमने बाकी स्पोर्ट्स की तरफ ध्यान नहीं दिया। हमें बाकी स्पोर्ट्स की तरफ भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारे हॉकी के प्लेयर्स कहाँ चले गए। मैं उस दिन तकरीब में बैठा हुआ था, तो हसन सरदार बैठे हुए थे, मैंने देखा, मैंने कहा क्या गोल्डन एरा था ये। हमने हॉकी भूल गए, हम फुटबॉल भूल गए, बहुत से स्क्वाश में हमारा बड़ा नाम था, कहाँ गया वो स्क्वाश, कहाँ चला गया, क्योंकि हमने वो बेतवज्जी की ना, तो वो तवज्जो उस तरफ देनी चाहिए। और दूसरा, हम जब जीतते हैं तो हमने कहा कि जनाब हमने न्यूजीलैंड को मात दे दी, हमने तो बाकी चीजों में भी मात दे दें, ताकि हम ये कह सकें हमने इस मैदान में भी मात दे दी, हमने इस चीज में इनको मात दे दी, हमने इस चीज में उसको तो फिर आप मुकाबला करें, तो फिर आप हर सतह पे मुकाबला। बड़ी तल्ख सी हकीकत है जो आप बयान कर रहे हैं, हम वो भूल जाते हैं। चले, लेकिन ठीक है, एक स्पोर्ट्स इवेंट है और खुशी की बात है कि पाकिस्तान बहुत अच्छा खेल रहा है, बहुत अच्छा आगे जा रहा है। अल्लाह करे कि ये ट्रॉफी घर आ जाए, अल्लाह, ये इससे डर भी रहे हम लोग बड़ा, हम इससे डर भी रहे कि अगर ये ट्रॉफी लेकर आ गया तो फिर क्या होगा हमारा। पहले हम एक ट्रॉफी को भुगत रहे हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वक्त देने के लिए और बेहतरीन अंदाज का एहतजाज, अल्लाह करे एहतजाज रंग ले। अभी फराज एक ब्रेक लेनी है जी, हंसते हंसते ब्रेक पर जा रहे हैं और उसके बाद कुछ मजीद स्टोरीज। स्टे विद अस। वो कहते हैं आज़ादी को एक ख्वाब ही समझो, हम कहते हैं हर ख्वाब की होती है एक ताबीर। जनाब, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज यौम स्याह कश्मीर मनाया जा रहा है। 27 अक्टूबर 1947 का दिन, जब भारत ने जम्मू कश्मीर पर गासिबाना कब्जा किया था। फिर 5 अगस्त 2019 जब भारत ने एक और अफसोसनाक कदम उठाकर मकबूजा कश्मीर की खुसूसी आईनी हैसियत को ख़त्म कर दिया था, जिसके बाद से आज तक वादी में मुसलसल कर्फ्यू नाफिज है। पाकिस्तान कश्मीरी भाइयों और बहनों के साथ हमेशा से खड़ा है, हमेशा तब तक खड़ा रहेगा जब तक कश्मीर आज़ाद नहीं हो जाता। मकबूजा कश्मीर के अवाम की हम इखलाकी, सियासी, सिफारती हिमायत हमेशा इंशाल्लाह जारी उसारी रखेंगे। बिल्कुल। और जैसे अब से कुछ देर पहले सदर मुमलिकत भी इस्लामाबाद में कश्मीर रैली से खिताब कर रहे थे, उन्होंने कहा कि जब तक कश्मीरी भाई जो हैं वो आज़ाद नहीं हो जाते तब तक हम उनके साथ खड़े हैं। और इस अहम इशू पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक साहिबा ने। मिशाल साहिबा, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। यौम स्याह कश्मीर, जन्नत नज़ीर वादी में भारतीय जुल्म सितम जो हम देख रहे हैं, उसकी हम जितनी मजम्मत करें कम है। उन कश्मीरियों के लिए, हमारे उन कश्मीरी बहन भाइयों के लिए, जब तक उन्हें आज़ादी नहीं मिल जाती, उनका हर दिन ही स्याह है, हर दिन ही ऐसा है कि वो एक बहुत बड़ी जेल में गुजार रहे हैं। क्या कहेंगी आप इस पर? जो दिन है ये बदकिस्मती से डार्केस्ट चैप्टर है कश्मीर की हक़ खुदरादियत की स्ट्रगल में। ये वो बदकिस्मत दिन है जिस दिन पहली दफ़ा हिंदुस्तान की दहशतगर्द आर्मी ने जन्नत नज़ीर कश्मीर को एक जहन्नम में तब्दील कर दिया गया। और उस दिन से लेकर अब तक लाखों शहादतें हमें मिली हैं और हमारे कब्रिस्तान ही बड़े हैं। मिशाल साहब, पूरी दुनिया वाकिफ़ है भारत के इक़दामात से, भारत के इन शर्मनाक मज़ालिम से, लेकिन इसके बावजूद आवाज़ क्यों नहीं उठाई जा रही? अक़वाम मुत्तहिदा की बात करें, आलमी फोरम्स की बात करें, तो खामोशी क्यों है हर जानिब? 27 अक्टूबर डार्केस्ट चैप्टर है कश्मीर की हक़ खुदरादियत की स्ट्रगल में, जब पहली दफ़ा हिंदुस्तान की ऑक्यूपेशन वहाँ पर आई। और 5 अगस्त 2019 वो बदकिस्मत और डार्केस्ट चैप्टर है, एक दफ़ा फिर उसका पार्ट 2 है, जब हिंदुस्तान की आर्मी तो पहले ही लाखों की तादाद में वहाँ थी, बल्कि अब हिंदुस्तान की अवाम एज एन ऑक्यूपायर फोर्स आई है। वहाँ पे लाखों की तादाद में 45 लाख तक हिंदुस्तानियों को वहाँ पे
सेटल किया जा रहा है, उनको डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स दिए जा रहे हैं, उनको रेजिडेंसीज दी जा रही हैं और वहाँ पे वोटर राइट्स दिए जा रहे हैं। कश्मीरियों के सारे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक राइट्स जो हैं, रिलीजियस राइट्स हैं, छीन के एजुकेशनल राइट्स, मेडिकल राइट्स, सारे के सारे, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी में हो, चाहे वो कहीं भी हों, वो कश्मीरियों के सारे राइट्स जो हैं वो हिंदुस्तानियों को दिए जा रहे हैं। ठीक, मिशाल साहिबा, पाकिस्तान की जो हुकूमत, उसके किरदार को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि हर प्लेटफॉर्म पर हमने कश्मीरी बहन भाइयों के लिए आवाज़ उठाई, उन्हें सपोर्ट किया। पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान की जो भी हुकूमतें आई हैं, हमेशा से उन्होंने कश्मीर का मुकदमा इंटरनेशनली एड्रेस किया और उसको अलाइव रखा है, दुनिया भर के अंदर कैंपेन की है और कश्मीरी इस बात को हमेशा अप्रीशिएट करते हैं। मगर जब से शहरा कट गई है और जो नस्ल कुशी की जा रही है, वहाँ पे एक मिनी इंडिया में तब्दील किया जा रहा है, जो कॉलोनाइजेशन की पॉलिसी है हिंदुस्तान की, जिस तरीके से कश्मीरियों को एक माइनॉरिटी में मुकम्मल तौर पर तब्दील किया जा रहा है, चाहे उनका कत्लेआम किया जाए या लाखों की तादाद में उनसे भी ज़्यादा, कश्मीरियों की आबादी से भी ज़्यादा हिंदुस्तानियों को वहाँ पे जो सेटल किया जा रहा है। और फिर हिंदुस्तान का प्लान है जब आबादी का तनाज़ुर रेशो जो है वो ऐसा हो जाए कि कश्मीरियों की तादाद कम हो जाए और उससे कहीं ज़्यादा हिंदुस्तानियों को वहाँ का डोमिसाइल, रेजिडेंसी और स्टेट सब्जेक्ट मिल जाए, उसके बाद वो प्लेबिसिट करें। तो इसलिए पाकिस्तान के ऊपर बहुत भारी जिम्मेदारी है कि वो इंटरनेशनली वॉर फुटिंग के ऊपर एमरजेंसी के तौर पे पूरी दुनिया के अंदर कश्मीरियों के इस आवाज़ बने और हिंदुस्तान को रोका जाए जो वो डेमोग्राफी की जो तब्दीली कर रहा है। चाहे पाकिस्तान को इंटरनेशनल अदालतों में भी जाना हो, उसको जाना चाहिए, अवेल करनी चाहिए सारे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म, UN सिक्योरिटी काउंसिल, ICJ, ICC। अच्छा, रोज़ाना इस तरह की खबरें आती हैं, इस तरह के हालात व वाक़यात के हवाले से पता चलता है। आज यौम स्याह कश्मीर पर बतौर कश्मीरी रहनुमा आप क्या पैगाम देना चाहेंगी, क्या मुतालबा करना चाहेंगी? अक़वाम मुत्तहिदा समेत मुतालिका फोरम्स और क़ुव्वतों के सामने क्या डिमांड्स रखना चाहेंगी? ये जो है अपील भी है और ये डिमांड भी है जो हर कश्मीरी की डिमांड है कि वो राइट, हक़ खुद इरादियत का जो राइट है, जो दुनिया ने माना है कश्मीरियों का तस्लीम शुदा राइट है। क्या वजह है कि 74 ईयर्स से दुनिया नाकाम रही है वो? ठीक है, बेहद शुक्रिया मिशाल साहिबा, आप मौजूद थी, गुफ्तगू कर। बेहद शुक्रिया। भी हमें आपसे इजाज़त लेनी है, खुदा हाफिज़ आपको कहना है और इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।